Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का 4th चैप्टर जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसका जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क टेकिंग। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना रिस्क, इसको थोड़ा सा ढंग से समझ लेना। रीजन बीइंग 11th क्लास में भी रिस्क पढ़ोगे, 12th क्लास में भी रिस्क के बारे में पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज़ में, एंड उसके बाद अगर तुम CA करते हो, CS करते हो, CMA करते हो, इवन फॉर दैट मैटर लॉ करते हो, इन सारी चीज़ों में रिस्क की कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। इवन आई से CA, CS, CMA में तो अलग से सब्जेक्ट्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे, रिस्क टेकिंग पे, रिस्क को कैसे अवॉइड करें उस चीज़ पे। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो इस टॉपिक से कनेक्टेड आपको मिलेंगे आपके फ्यूचर में। तो एक बार अगर तमीज़ से इसे सीख लोगे तो लाइफ टाइम तुम्हारा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब एक बढ़िया सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और रिस्क को अच्छे से समझ लेते हैं। ओके अब बहुत दिन हो गए हैं हमने अमे का एग्जाम्पल नहीं लिया, तो चलो उसी का एग्जाम्पल पिक करते हैं। सो ये है हमारे अमे भाई साहब। अमे ने बोला कि भैया मैं ना मैग्नेट ब्रेन्स में जॉब कर करके ना थक गया हूं। मैं मैग्नेट ब्रेन्स में जॉब कर करके थक गया हूं। नाउ आई नीड चेंज इन माई लाइफ। मतलब मुझे अब बिजनेस करना है। मुझे क्या करना है? बिजनेस करना है। चलो बहुत बढ़िया, सोच लिया तो सोच लिया, अब सोचा है तो करके दिखाना पड़ेगा। तो उसने बोला मैं बिजनेस में किस फील्ड में जाना पसंद करूँगा। तो इसके दिमाग में आया कि मुझे क्लोथिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मुझे क्लोथिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब मुझे कपड़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है और मेरे को लगता है मैं इस चीज़ का बिजनेस कर भी पाऊँगा, और इंटरेस्ट है तो मैं थोड़ा पैशनेट भी रहूँगा इस चीज़ को लेके। तो लेट्स जस्ट गो विद दिस। ठीक है, तो अमे ने बिजनेस के बारे में सोचा। कौन से बिजनेस के बारे में सोचा? क्लोथिंग बिजनेस के बारे में सोचा। और क्लोथिंग बिजनेस भी स्पेसिफिकली बोले तो गर्ल्स से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड। ठीक है, ये फीमेल्स के लिए कपड़े बनाना चाहता था। अब भाई खुद तो लड़का है तो फीमेल्स का टेस्ट तो पता नहीं होगा, पर इसने मैग्नेट ब्रेन्स में लड़कियों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था। डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स में गर्ल्स का जो फैशन सेंस था ना, उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था। और इसको मैग्नेट ब्रेन्स में ज़्यादातर लड़कियां टी शर्ट में पहने, मतलब टी शर्ट पहने हुए दिखाई देती थी। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस की कमी थी अमे के अंदर। इसने देखा कि भैया मेरे सामने जितनी भी लड़कियां रहती हैं मैग्नेट ब्रेन्स में, सब टी शर्ट पहनती है, दैट टू ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनती हैं। तो इसने बोला क्यों ना मैं टी शर्ट का बिजनेस चला लूँ। मतलब ये जो गर्ल्स का फैशन का बिजनेस चलाना चाह रहा था, इसमें इसने सोचा कि मैं लड़कियों के लिए क्यों ना टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लूं। ठीक है, क्यों ना मैं इनके लिए टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लूं, और अभी मैं ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रख सकता, तो लेट्स जस्ट गो फॉर ब्लैक कलर की टी शर्ट्स। इसको पता ही नहीं था कि ब्लैक कलर की टी शर्ट्स मैग्नेट ब्रेन्स की लड़कियां इसलिए पहन रही थी क्योंकि यहाँ का ये ड्रेस कोड था। ये मैग्नेट ब्रेन्स लिखा हुआ टी शर्ट पे ब्लैक रंग की जो हम पहन के आती हैं सारी लड़कियां, वो एक्चुअली हमारी यूनिफॉर्म थी। दैट वॉज द रीजन वाई वी वर वेयरिंग इट। लेकिन इसको लगा फैशन यही चल रहा है, लोगों को आजकल यही पसंद आ रहा है, और इसने फट से उस पर्टिकुलर चीज़ का बिजनेस शुरू कर लिया। अब आप मुझे बताओ, in comparison to crop tops, dresses, jumpsuits, denim wears, या फिर what we call it pencil skirts and crop tops बोल दिया क्या मैंने? ओके, normal tops और भी बहुत ethnic wear, इन सब के कंपैरिजन में क्या लड़कियां ब्लैक कलर की सिंपल सी टी शर्ट खरीदना पसंद करेंगी? और आप ये सोच के देखो
कि पूरा दिन आप ब्लैक टी शर्ट में रहते हो, अगर तुम्हें कहीं और भी जाना है, कहीं घूमने जाना है ऑफिस के बाद, विल यू वेयर ब्लैक टी शर्ट आफ्टर दिस? मतलब जिस ड्रेस में, जिस कलर में, जिस टाइप ऑफ क्लोथ में तुम पूरा दिन रहते हो, उसको तुम क्या अब बाकी के टाइम पे भी पहनना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो आजकल, मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो वार्डरोब है उसमें जितने भी कपड़े हैं ना, उसका 10% भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, 10% भी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आते हैं डायरेक्टली, यही पहन के आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर किसी से मिलने का प्लान बनता है, फिर से किसी फ्रेंड से मिलने का प्लान बन रहा है, तो यूजुअली यूँ होता है कि यहाँ से घर जाएंगे, फिर वहाँ से तैयार होके वापस दोस्तों के साथ जाएंगे, बहुत लेट हो जाता है। तो यूजुअली हम टीचर्स क्या प्रेफर करते हैं कि यहीं से ही डायरेक्टली चले जाओ, ठीक है, दोस्तों के साथ। या फिर मार्केट में शॉपिंग करनी है, यहाँ से डायरेक्टली चले जाओ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। या फिर कहीं कुछ काम से जाना है, अगेन यहीं से डायरेक्टली चले जाओ, कौन अब वापस घर जाएगा। तो ऐसे में थ्रू आउट द डे हम इसी ड्रेस में रहते हैं। और अब मतलब कोई ओकेजन आ जाए, फॉर से किसी की बर्थडे पार्टी है, वो कभी कभी आता है ना, महीने में 1 बार 2 बार, तो मतलब ऐसा मानो कायदे से देखा जाए तो हम टीचर्स, या आई गेस यहाँ के जितने भी स्लाइड टीम और बाकी सब मेंबर्स हैं जो नॉर्मल ब्लैक मतलब यही टी शर्ट पहनते हैं, हम सब अपना आधे से ज़्यादा जीवन इसी टी शर्ट में बिता रहे हैं। हमें और कपड़े पहनने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हम या तो दिन में ये पहनते हैं या रात में नाइट ड्रेस पहनते हैं, दैट्स इट। बीच के वो जो ड्रेसेस पहनना, जंपसूट्स पहनना, वो हमारा सारा इग्नोर हो चुका है, वो हमारा सारा लाइफ से गायब हो चुका है, डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो अमें को ये बात समझ में नहीं आई। अमें को तो लगा नहीं यार, ब्लैक टी शर्ट का तो ज़माना चल रहा है, तो इसने अपना बिजनेस उसी में खोल लिया। अब मुझे बताओ, एक बार इसका बिजनेस खुल गया, क्या लड़कियां वो ड्रेस पहनना पसंद करेंगी? और ऐसे मानो मैक्सिमम भोपाल में जो जनता है वो मैग्नेट ब्रेन से कनेक्टेड है, ऐसा भी मान लो। तो यहाँ पे अमे ने बिजनेस शुरू किया। वॉज ही श्योर अबाउट कि उसका बिजनेस चलेगा ही चलेगा? क्या इस बात की कोई भी गारंटी हो सकती है कि किसी का बिजनेस चलेगा ही चलेगा? द आंसर इज नो। कभी भी किसी भी बिजनेस की ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा। आप चाहे लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप चाहे ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हो जो लोगों को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नीड थी, स्टिल यू कैन नॉट बी श्योर कि लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ की खरीदी करनी है कि नहीं करनी है। सो जब भी कोई इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, या लाइफ में आई गेस कुछ भी बोलो, जब भी हम कुछ भी करते हैं हम थोड़ा बहुत तो रिस्क लेके ही चलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस रिस्क? रिस्क का मतलब होता है कोई अनफेवरेबल चीज जो आपको नहीं चाहिए थी हो, वो होने का खतरा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली नोबडी वांट्स उनकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव हो, लेकिन जब भी आप कोई काम करते हो उस नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी तो रहती ही रहती है ना। बस उस प्रोबेबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। जैसे फ्रेंडशिप डे पे आप अपने फ्रेंड्स के लिए बैंड्स लेके गए, ठीक है, बट क्या गारंटी है वो भी आपके लिए बैंड्स लेके आए होंगे? तो आप रिस्क ले रहे हैं ना, आप लेके गए हो, आप रिस्क ले रहे हो कि शायद वो भी ले आएगा, पर नहीं लाया तो ऑब्वियसली तुम्हारा लॉस है कि तुमने अपनी जेब से खर्चा कर दिया, उसने नहीं करा, वाइस वर्सा वाली चीज़ नहीं हुई। सो इन अ वे आप जो भी काम करते हो अपनी नॉर्मल लाइफ से लेके बिजनेस चलाने तक का हर एक चीज़ में रिस्क छुपा होता है। बस ये हो जाता है कि नॉर्मल लाइफ में जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा इमोशनल रिस्क होता है, वेयर एज बिजनेस लाइन में जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा मॉनेटरी टर्म्स में पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है आपको। लाइक यहाँ पे अगर अमे का बिजनेस नहीं चलेगा तो इसने जो सेटअप जमाया है, इसने जो मशीनरी लगाई है, इसने जो इम्पोर्ट करी थी मशीनरी, इसने जो लेबर को पैसे दिए थे वेजेस के रूप में, इसने बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा किया, वो सारा तो इसकी जेब से जा रहा है ना। तो मतलब इसका अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो रिस्क आपको प्रॉफिट में भी ले जा सकता है, रिस्क आपको लॉस में भी ले जा सकता है। बिजनेस स्टडीज में फर्स्ट चैप्टर में आपने रिस्क पढ़ा होगा कि हर बिजनेस में रिस्क छुपा होता है, और वो रिस्क कैन लीड इनटू प्रॉफिट वाली सिचुएशन ऑल्सो, कैन लीड इनटू लॉस वाली सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है। तो कुछ भी अनफेवरेबल होने का या हमारे विशेस के अकॉर्डिंग ना होने का जो ये खतरा होता है ना, उसे ही हम बिजनेस की लैंग्वेज में रिस्क बोलते हैं। अंडरस्टूड? चलिए आ जाइए यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं यहाँ? They say business risk means the possibility of some unfavorable occurrence. Business risk का मतलब क्या होता है? Unfavorable occurrence का क्या होना? Possibility होना, ठीक है।
अनफेवरेबल अकरेंस का पॉसिबिलिटी होना। अकॉर्डिंग टू B.O. Wheeler, risk is the chance of loss. It is the possibility of some adverse occurrence. There is always a possibility of loss in business, even though the businessman exposed to it may not be aware of it. ये बोलते हैं जब भी कोई इंसान बिजनेस कर रहा होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं लॉस का थोड़ा सा खतरा तो होता ही होता है, चाहे उस बिजनेसमैन को पता हो या नहीं पता हो। लाइक इन प्रीवियस एग्जाम्पल, अमे को उस रिस्क के बारे में पता ही नहीं था। ही वॉज तो लाइक चिलिंग आराम से कि अरे मैंने तो बिजनेस खोल दिया, नाउ आई विल बी अर्निंग अच्छा खासा, मैंने मैग्नेट ब्रेन्स पे देखा कितनी कमाई होती है, तो मैं भी बढ़िया कमाने वाला हूँ, नोट छापने वाला हूँ। लेकिन उसने उस एस्पेक्ट को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जो उसके बिजनेस को डुबा ले गया। सो येस इंडीड, हर बिजनेस में रिस्क तो छुपा ही होता है। मैं तो आपको ये बोल रही हूँ, लाइफ की हर चीज़ में रिस्क छुपा होता है, तो बिजनेस तो बहुत दूर की बात है। तो बिजनेस मतलब अकॉर्डिंग टू देम बिजनेस में हमेशा रिस्क छुपा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है बिजनेसमैन को उस रिस्क के बारे में पता हो। ठीक है, रिस्क किस चीज़ में भी हो सकता है। फॉर से आपने अभी अपने पूरे स्टाफ के लिए कंप्यूटर्स खरीदे, आपने पूरे के पूरे स्टाफ्स के लिए पूरे स्टाफ के लिए कंप्यूटर्स खरीदे, और जस्ट आज ही आए हैं तुम्हारे कंप्यूटर्स, और तुम्हें पता लगा आज ही शाम को, मतलब सुबह तुम्हारे कंप्यूटर्स रिसीव हुए, शाम को तुम्हें पता लगा कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जो पुराने वाले कंप्यूटर्स थे वो ऑब्सलीट हो जाएंगे विद इन 2-3 मंथ्स, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग आई है। अब ऐसे सिनेरियो में तुमने अच्छा खासा खर्चा कर दिया है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अनफेवरेबल अकरेंस हुई ना, क्या हुआ, अपग्रेडेड वर्जन आ गया ना, वो भी शाम को आ गया, तो कैसा लगेगा तुम्हें, है ना। बस वही चीज़ है। सो चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ रिस्क टेकिंग, जिसमें आ रहे हैं 2 तरह के रिस्क, एक है इंश्योरेबल रिस्क, दूसरा है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब ये दोनों को समझने से पहले हमें इंश्योरेंस का मतलब तो समझ में आना चाहिए, तो चलिए पहले उसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आ जाइए, ये क्या बोलता है देख लेते हैं। अब इंश्योरेंस के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इमेजिन करिए ये एक इंसान है, ठीक है, और ये इसकी फैमिली है, ये हस्बैंड है, तो ये वाइफ है, ये इनकी माँ है, मतलब हस्बैंड वाइफ की, मतलब वाइफ की सासू माँ है और उसकी माँ है, और ये हैं 2 बच्चे जो कि अभी बहुत छोटे हैं, स्कूल गोइंग है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड की वाइफ, माँ और चिल्ड्रन। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। ये पूरी फैमिली में दिस पर्सन इज द सोल अर्निंग मेंबर। जिसको वो ब्रेड विनर बोला जाता है ना, वो है ये। ठीक है, ये इंसान। अब हुआ कुछ ऐसे कि अनफॉर्चुनेटली एक दिन जब ये ऑफिस से आ रहे थे तो ही मेट विद एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ इनका, ओ भाई एक्सीडेंट हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए बेड रेस्ट पे चले गए। बहुत बुरे वाला एक्सीडेंट हुआ था, हमेशा के लिए बेड रेस्ट पे चले गए। क्या बोला मैंने, 5 लोगों की फैमिली थी जिसमें ही वॉज द सोल अर्निंग मेंबर, और इनका हो गया ऑफिस से आते हुए एक बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट, जिसकी वजह से ही वेंट ऑन अ बेड रेस्ट फॉर लाइफ टाइम। अब इनकी जो मम्मी थी वो तो बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, कुछ काम करने लायक हालत में थे नहीं। बच्चे जो थे वो बहुत ही छोटे थे, तो उनसे भी काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। एंड वाइफ जो थी वो हमेशा से हाउसवाइफ रही थी, तो उनको बाहरी दुनिया का कोई एक्सपोजर नहीं था। अब ऐसे सिनेरियो में आप बताइए पूरी फैमिली का क्या होगा। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहां इमेजिन करो ये एक वेयर हाउस है, ये एक वेयर हाउस है जो कि किसने बनाया है, फॉर से मैं बोलती हूं अनुराग ने बनाया है। ओके, अनुराग ने बनाया है वेयर हाउस। अब इस वेयर हाउस में जो सामान रखा हुआ है वो अनुराग ने अपने लाइफ टाइम की सेविंग्स को यूज़ करके इकट्ठा किया था। ओके,
मतलब इसकी लाइफ की जितनी भी सेविंग्स थी ना, इससे पहले ये जॉब करता था, अब इसने बिजनेस लाइन ज्वाइन किया तो वेयर हाउस खोला। वेयर हाउस में जो सामान पड़ा हुआ है ना, ये इसने अपनी पूरी लाइफ में, बिजनेस मतलब अपनी जॉब वाली लाइफ में जितना सेव किया था ना, वो सारा का सारा पैसा यहाँ पे लगा दिया था। ठीक है, सो अब ऐसे सिनेरियो में जब आपकी पूरी जमा पूंजी किसी चीज़ में लगी हुई है और अनफॉर्चुनेटली अगेन यहाँ पे आग लग जाती है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, बिजली वो हुई, देन वायरिंग का कुछ वो हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ और फायर, मतलब आग लग गई। एक इंसान की पूरी लाइफ की जमा पूंजी कहीं पे रखी हुई थी और उस जगह पे आग लग गई, मतलब सब उड़ गया, सब हवा, सब राख। दोनों ही एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया है कि भैया लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ का नेक्स्ट पल का कोई भरोसा नहीं है। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा थोड़े दिन पहले, सोनाली फुगेट करके एक लेडी थी, शी केम ऑन बिग बॉस, या मतलब इतनी कोई ओल्ड एज की नहीं थी, यंग ही थी, एंड शी गॉट कार्डियक अरेस्ट और डाइड। उससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला का एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या था, मतलब ही वॉज फिट एंड फाइन, अच्छा लाइफस्टाइल था उसका, सब बढ़िया था, पता चला लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। सो ऐसा ही कुछ इस फैमिली के साथ हुआ कि लाइफ का भरोसा ना होना इनके ऊपर भारी पड़ गया। अब कोई और इनके अलावा कमा नहीं सकता, अब इस पूरी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि ये तो हमेशा से डिपेंडेंट थे। ऐसे सिनेरियो में काम आता है इंश्योरेंस। ऐसे सिनेरियो में काम आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब होता है ये जो रिस्क है ना कि भैया सोल अर्निंग मेंबर वो कुछ हो सकता है, ये रिस्क इंश्योरेंस से कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? ये भाई साहब जो है ना, ये एक इंश्योरेंस कंपनी को करेंगे अप्लाई। ये जो वही सोल अर्निंग मेंबर है वो है, और इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी को किया अप्लाई कि मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। इनको क्या पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को? प्रीमियम। जो अमाउंट ये पे करते हैं ना उसको हम बोलते हैं प्रीमियम, और प्रीमियम अलग अलग अमाउंट का होता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जो आपने ली है। इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक किसी में 10 लाख का कीमत आपको मिलेगा अगर आपको कुछ हो जाता है, किसी में 5 लाख का मिलेगा, किसी में 15 लाख का मिलेगा, किसी में करोड़ मिलेगा, किसी में 5 करोड़ मिलेगा। हर बंदा अपनी औकात के अकॉर्डिंग एक एक पॉलिसी ले लेता है, ठीक है। तो जैसे आपको लगता है कि भैया आपकी एनुअल इनकम यूजुअली 20 लाख रहती है, ठीक है, तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी एटलीस्ट 40 लाख की, 30 लाख की लेने की कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 1 साल मेरी फैमिली का निकल जाए मेरे बिना। तो प्रीमियम पे करेगा और बदले में इंश्योरेंस पॉलिसी इनके रिस्क को कवर करेगी। नाउ व्हाट इज रिस्क को कवर करना? थोड़ी सी चीज़ें हो सकती हैं आपको बड़े लेवल की लग रही हो, वैसे इंश्योरेंस के बारे में आप बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए इनिशियल उससे ही, तभी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ये आपके रिस्क को कवर करेंगे। रिस्क को कवर करने का मतलब होता है कि इन केस कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है तो दे आर गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे इस सिनेरियो में आप यहाँ पे देखिए, इनका एक्सीडेंट हुआ, बेड रेस्ट पे चले गए, पूरी फैमिली इनके ऊपर डिपेंडेंट थी। अगर इन्होंने टाइमली इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई होती तो इस एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी वाले इन्हें पैसा दे के जाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों, मतलब बहुत सारे टीवी क्या बोलते हैं उसको, सीरियल्स में मूवीज़ में ऐसे सीन्स दिखाते हैं कि कोई मर जाता है तो उसके इंश्योरेंस का अमाउंट आ रहा होता है। तो दैट मीन्स क्या है, जो बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं उस फैमिली के, हु वर डिपेंडेंट ऑन द सोल अर्निंग मेंबर या हु वर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया हुआ था, उनको एक रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उनको थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा अपना वो मिल जाएगा कि भैया एटलीस्ट एकदम से हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा, हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। वो फिगर आउट करने वाले पीरियड में वी आर गोइंग टू यूज़ दिस इंश्योरेंस का अमाउंट, ठीक है। सेम वे में यहाँ पे इस इंसान की पूरी जमा पूंजी लगी हुई थी, राइट। यहाँ पे अनुराग की पूरी वेयर हाउस में जमा पूंजी लगी हुई थी। अब देखा जाए तो फायर में सब उड़ गया, सब एशेज में कन्वर्ट हो गया। तो अब ऐसे सिनेरियो में अगर अनुराग ने इस चीज़ का वो लिया होता, इंश्योरेंस लिया होता, तो ये जो पूरा रिस्क है ना, ये पूरा का पूरा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को बेयर करना पड़ता। वो उसको उतनी कीमत दे के जाते, फॉर से 1000 रुपये का सामान था उसमें, तो 1000 रुपये पूरे दे के जाते, वरना 900 रुपये तो दे के ही जाते हैं अनुराग को। तो इससे क्या होता, उसका पूरा का पूरा सामान
मतलब उसका पूरा नुकसान नहीं होता, हल्का फुल्का होता लेकिन पूरा नुकसान नहीं होता कि पूरी चीज़ें हवा हो गई हैं। इसलिए बोला जाता है लाइफ में हमेशा इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, लाइक आई नेवर यूज टू रियलाइज इट्स वैल्यू। मेरा भाई ना मुझे हर मंथ रिमाइंड कराता रहता था कि ले ले इंश्योरेंस ले ले। हमारा क्या है, ICSI, मतलब जिस इंस्टीट्यूट से मैं कनेक्टेड हूँ और जिस इंस्टीट्यूट से वो कनेक्टेड है, हमारे इंस्टीट्यूट्स इंश्योरेंस पॉलिसीज मतलब प्रोवाइड करने का काम करता है। लाइक दे आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज, तो वो ऐसे कुछ स्कीम्स रखते हैं मेंबर्स के लिए। तो ही वाज आस्किंग मी ICSI का इंश्योरेंस पॉलिसी ले, बट आई नेवर यूज टू टेक इट सीरियसली कि भैया क्या करना है, मतलब क्या ज़बरदस्ती है, अभी कौन सा हम कहीं जाने वाले हैं और अभी कौन सा हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट एंड स्टफ लाइक दैट। बट देन सून लाइक व्हेन आई सॉ लाइक सम इंस्टेंसेस इन माई लाइफ, दूसरे लोगों को देख के मुझे समझ में आया कि नहीं ये कितना ज़रूरी हो जाता है एट टाइम्स। तो फिर फाइनली मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे भाई ने ही मेरे बिहाफ पे ICSI का वो ले लिया। तो ऐसे लोग बाग अपने लिए भी लेते हैं, अपने स्पाउसेस के लिए भी लेते हैं, साथ में अपने फैमिली को कवर करते हैं। इससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लाइक अगर मान लीजिए आपको कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसका खर्चा पूरा इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है ना। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट तो ये लेती है यूजुअली 5,000 रुपये, पर रिस्क कवर करती है 5 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी यूजुअली जो प्रीमियम लेती है वो लेती है 5,000 का, लेकिन रिस्क कवर करती है 5 लाख का। तो इनको बेनिफिट हो कहाँ से रहा है? ये कहाँ से पैसे बना रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं ऐसी हरकत कि 5,000 के बदले में 5 लाख रुपए दे रहे हैं? तो उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो एक इंसान के साथ डील नहीं कर रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज पता नहीं कितने लोगों को बेचे हुए हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने लोगों को बेची हुई है। अब ऐसे सिनेरियो में हर एक इंसान इनको 5 लाख 5 लाख 5 लाख दे रहा है, सॉरी 5 के दे रहा है, ठीक है। ओके सब 5 के दे रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट सिर्फ इसका हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी को उल्टा सिर्फ किसको देना पड़ा? बाकी सबका 5 के उनकी जेब में चला गया। समझ रहे हैं ना यहाँ पे क्या हुआ? और पता है हम इंडियंस का क्या मानना होता है? हमारा इंडियंस का ये मानना होता है कि यार प्रीमियम का अमाउंट वेस्ट चला गया। लाइक डे बिफोर येस्टरडे आई वाज रीडिंग दिस मीम जिसमें लिखा हुआ था कि अगर हम टेस्ट कराते हैं, लैब्स में जाके टेस्ट कराते हैं, डिफरेंट ब्लड टेस्ट और ये सब, और अगर कुछ नहीं मिलता है, लाइक आपका ब्लड टेस्ट बिल्कुल क्लीन आता है कि यू आर हेल्दी, तो ऐसे में जो बाहर के लोग हैं वो बोलते हैं थैंक गॉड, लेकिन जो इंडियंस हैं वो बोलते हैं अरे यार पैसा वेस्ट हो गया। एंड मैं काफ़ी हद तक उससे रिलेट कर पाई, क्योंकि मैंने जितनी बार भी लैब टेस्टिंग कराई है, तो अगर कुछ नहीं निकलता ना तो मुझे लगता है यार इतने पैसे वेस्ट कर दिए। तो ये हमारी है सोच। तो प्रीमियम के अमाउंट के साथ भी हमारा ऐसा ही होता है कि अगर हमारा नहीं इस्तेमाल होता तो हमें लगता है अरे यार पैसा चलेगा यार बिना मतलब के। बट आप ये समझिए कि ऑब्वियसली एक अनफॉर्चुनेट इवेंट से आप बच गए, राइट। और ऐसे ही कार का भी इंश्योरेंस होता है कि अगर आपने नई कार परचेज़ की है तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको वो मरम्मत के पूरे पैसे मिल जाते हैं। जैसे हर एक चीज़ का इंश्योरेंस होता है। ओके, नाउ आई होप आपको इंश्योरेंस का मतलब समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल चीज़ों के। ओके, सो इंश्योरेबल रिस्क में जैसे इंश्योरेबल रिस्क आर रिलेटेड टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट फायर, थेफ्ट, राइट्स एक्सेट्रा। इंश्योरेबल जो रिस्क होता है वो लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। लाइक जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि एक इंसान जो कि सोल अर्निंग मेंबर था, उसने अपनी लाइफ में इंश्योरेंस लिया था। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जब उसकी एक्सीडेंट वगैरह हुई और वो लाइक बेड रेस्ट पे चला गया तो उसकी फैमिली को वो इंश्योरेंस का अमाउंट मिल गया। वैसे ही आप प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे अनुराग का बिजनेस मैंने आपको बताया, अनुराग के वेयर हाउस में आग लग गई थी, तो आग लगने की वजह से सामान सारा नष्ट हो गया, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया। सेम वे में अगर मान लीजिए कोई चुरा ले जाता वो सामान, तो भी इंश्योरेंस का अमाउंट क्लेम कर सकते थे। अगर मान लीजिए दंगे फसाद में किसी ने फर से आग लगा दी, होता है ना कि दंगे फसाद जब भी होते हैं, लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, तो लोग बाग बिना सोचे समझे हर एक चीज़ को जलाते हुए चलते हैं। वैसे ही किसी ने आग लगा दी, अगेन उस केस में भी आपको क्या मिल जाएगा? इंश्योरेंस
इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा। बस ये चीज़ है कि आपको ये देखना पड़ेगा जिस इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, जो पॉलिसी आप ले रहे हैं, उसमें क्या क्या कवर होता है। कवर होने का मतलब है कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनके कारण, जिनके चलते हुए आपको फर से क्लेम मिल जाएगा, मतलब पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, सो इंश्योरेबल रिस्क हमने पढ़ लिया, मतलब ऐसे रिस्क जिनको हम इंश्योर करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी की मदद से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब ये वो रिस्क होते हैं जिन्हें हम कवर नहीं करा सकते, बट इसमें आते क्या क्या है? इसमें आता है फ्लक्चुएशन इन प्राइस एंड डिमांड। ये भी तो रिस्क हुआ ना। आप ऐसे मानिए कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने खुद का एक बुटीक खोला। ठीक है, उस बुटीक पे उसने देखा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्लाजोस का ट्रेंड चल रहा था, तो उसने भर भर के जितने कपड़े आ रहे थे सबके प्लाजोस बना के लटका दिया अपने बुटीक में कि जो भी आएगा खरीद लेगा, जो भी आएगा खरीद लेगा। लेकिन हुआ ये कि वो एंड टाइम चल रहा था उस ट्रेंड का, उसके बाद वो ट्रेंड आउट ऑफ ट्रेंड हो गया। तो मतलब प्लाजोस जो उसके पास पड़े रहे वो तो पड़े ही रहे। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की डिमांड कम हो गई। ऐसे बहुत सारे आइटम्स के साथ होता है। लाइक पहले जो पीसीज होते थे उनकी बहुत डिमांड होती थी, पहले जो वॉशिंग मशीन जिन पे हाथ से कपड़े धुला करते थे उनकी बहुत डिमांड हुआ करती थी। आजकल ऑटोमेटिक आ गई है तो उनकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है। ये भी तो एक रिस्क है ना उस कंपनी के लिए जो उसे प्रोड्यूस कर रही है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आप ये देखते हैं ना फ्यूचर में इसका स्कोप कितना है। प्रेजेंट में जो चीज़ चल रही है अगर तुमने वही खोल ली, उसी चीज़ का बिजनेस खोल लिया, तो उसका टाइम कितना रहेगा? अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो कितना लंबा चल सकता है? आप फ़ोन की बात कर ले, हर अगले साल कुछ ना कुछ उसमें एडवांसमेंट आती है, कुछ अपग्रेडेशन होता है, राइट? तो अब आप मान लीजिए अभी वाले सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपना फ़ोन का बिजनेस खोलोगे और वही बनाना शुरू कर दोगे जो अभी बन रहे हैं, अभी लोग खरीद रहे हैं, तो ऐसे में लॉन्ग रन में तो आप पीछे छूट गए ना, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर साल को ध्यान में रखते हुए अपना बिजनेस शुरू किया। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपना फ्यूचर को देखना चाहिए। फ्यूचर में किन किन चीज़ों का स्कोप बढ़ सकता है उसके अकॉर्डिंग यू शुड ट्राई कि भैया ये चीज़ मतलब लानी है कि नहीं लानी है। सो फ्लक्चुएशंस इन प्राइस एंड डिमांड। डिमांड के मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। प्राइस का ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप फॉर से चॉकलेट्स बनाने का बिजनेस करते थे या फिर आइसक्रीम्स बनाने का बिजनेस करते थे। ठीक है, आइसक्रीम या चॉकलेट्स बनाने का बिजनेस करते थे और आप एक चॉकलेट या आइसक्रीम बेचा करते थे 15 रुपए में। बट हुआ ये कि दूध पहले आता था 10 रुपये लीटर के हिसाब से, अब आने लग गया 20 रुपये लीटर के हिसाब से। रॉ मटेरियल का प्राइस चेंज हुआ। अब आप बताओ 15 रुपये में क्या तुम आइसक्रीम चॉकलेट बना पाओगे? जो इंग्रेडिएंट तुम्हारा मेनली डलता था प्रोडक्ट्स में उसका प्राइस ही चेंज हो गया। तो तुम्हें अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि रॉ मटेरियल्स तुम्हारे लिए महंगे हो गए। नाउ यू विल हैव टू चेंज योर प्राइस। तो यहाँ पे तुम्हें अपना प्राइस बदलना पड़ा और ये भी अगेन क्या हो जाएगा, एक रिस्की फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि 15 रुपये में तो हर कोई आइसक्रीम खरीद लेता था, लेकिन अब तुम उसे फॉर से 30 रुपये कर दोगे तो लोग सोचेंगे खरीदने से पहले। 15 रुपये देख के लोग बाग एक की जगह 2 ऑर्डर कर देते थे, अब वो सोचेंगे कि भैया एक चाहिए तो एक ही ऑर्डर करो। सो ऐसे में ये भी आपके लिए रिस्की हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को थोड़ी ना कोई इंश्योर कर सकता है। भाई कोई ऐसी कैलामिटी वैलामिटी हो तो हाँ समझ में आता है कि भाई इंश्योरेंस दे रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ी ना कोई कवर कर पाएगा। ठीक है, सो यहाँ 1-2 लाइन्स लिखी हुई हैं वो मैं पढ़ देती हूँ, बाकी सारा सब तो सेम ही है। इट सेज बिजनेस रिस्क आर ऑफ डाइवर्स नेचर एंड अराइज ड्यू टू इनन्यूमरेबल फैक्टर्स। जो बिजनेस रिस्क होते हैं वो बहुत डाइवर्स नेचर के होते हैं और बहुत अलग अलग फैक्टर्स की वजह से एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं। दीज रिस्क कैन ईदर बी इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल। ये रिस्क इंश्योरेबल भी हो सकते हैं, नॉन इंश्योरेबल नेचर के भी हो सकते हैं। इंश्योरेबल रिस्क आर दोज विच कैन बी कवर्ड थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेबल रिस्क वो होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज से कवर किए जा सकते हैं। Probability of insurable risk can be determined, in other words such risk can be forecasted. इन रिस्क को आप थोड़ा सा फोकास्ट कर सकते हो और थोड़ा सा आप उनके अकॉर्डिंग डिटर्मिन कर सकते हो, लाइक आप इंश्योरेंस अमाउंट कितना वगैरह करना है। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल में वही सेम लाइन लिखी हुई है, फ्लक्चुएशंस इन प्राइस, यहाँ पे वो एग्जाम्पल लिख दिया। उसके बाद ये बोलते हैं कि इन रिस्क को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 2 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, कहाँ से वो पैदा हुए हैं, उसके बेसिस पे रिस्क को 2 पार्ट्स में बाइफिकेट कर सकते हैं। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं ये देखिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, तो इसका मतलब क्या होगा? ओके, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर मान लीजिए
कोई अनफॉर्सीन इवेंट होती है, जस्ट बिकॉज तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चल रहा था ऐसा, तो इस वाले रिस्क को बोलेंगे इंटरनल रिस्क। ठीक है। Whereas अगर बाहरी की तरफ से कुछ रिस्क अराइज होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, बाहर है, तो इस पर्टिकुलर टाइप के रिस्क को बोलेंगे एक्सटर्नल। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंटरनल एक्सटर्नल की बाइफिकेशन किस बेसिस पे हुई है? ऑन द प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब वो रिस्क पैदा कहाँ से हुआ। तो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन से पैदा हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन इंटरनल रिस्क। वेयर एज अगर वो रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से पैदा हो रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा एक्सटर्नल रिस्क। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल यहाँ पे देख लेते हैं, इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। लाइक इंटरनल में ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से रिस्क हो सकता है, मतलब लोगों के कारण रिस्क हो सकता है। सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब टेक्नोलॉजी के कारण रिस्क हो सकता है। थर्ड है फिजिकल फैक्टर्स, मतलब मशीनरी ब्रेकडाउन वगैरह, इन सब चीज़ों के कारण भी रिस्क हो सकता है। When it comes to external risk, तो इसमें बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, मतलब बहुत सारी जो टर्म्स आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, अगर उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण रिस्क पैदा हो रहा है तो फिर वो इकोनॉमिक रिस्क में जाएगा, एक्सटर्नल रिस्क में जाएगा। नेचुरल फैक्टर्स मतलब अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, ये सारे कारण। पॉलिटिकल फैक्टर्स, दो पार्टीज की आपस में दंगे चल रहे हैं, वो हो गया। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, लोगों का टेस्ट ही बदल गया, लोगों को पहले तुम्हारी चीज़ पसंद थी, अब पसंद ही नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक। ठीक है, सो इंटरनल रिस्क में 3 बाइफिकेशन है, वेयर एज एक्सटर्नल रिस्क में 4 बाइफिकेशन है। और अब इनको हमें इंडिविजुअली समझना है एग्जाम्पल्स की मदद से। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही डिटेल्ड वे में समझाया हुआ है आपके बुक में, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू योर बुक दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, तो आपको इसे बहुत ही तमीज़ से, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट इंटरनल रिस्क, दैट इज ह्यूमन फैक्टर्स। ये क्या बोलता है? उससे पहले इंटरनल रिस्क की डेफिनेशन लिखी हुई है। इंटरनल रिस्क आर दोज रिस्क विच अराइज फ्रॉम इवेंट्स टेकिंग प्लेस विद इन द बिजनेस एंटरप्राइज। सो दिस इज द की वर्ड। अगर हम बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर से कुछ ऐसे चीज़ें देखते हैं जिनकी वजह से रिस्क पैदा हो रहा है तो वो इंटरनल रिस्क कहलाया जाता है। सच रिस्क अराइज ड्यू टू ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दीज रिस्क कैन बी फोरकास्टेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर occurrence can be determined, hence they can be controlled by the entrepreneur to an appreciable extent. The various internal factors giving rise to such risk are इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बोलते हैं they can be controlled by entrepreneur to an appreciable extent। ये रिस्क को, जो इंटरनल रिस्क होते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे कि मैं बोलूँ ह्यूमन फैक्टर्स है, लोग प्रोटेस्ट पे जाने वाले हैं, लोग स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, लोग लॉकआउट्स पे जाने वाले हैं। लॉकआउट्स पे वैसे लोग मतलब एंटरप्रेन्योर भेजते हैं उन्हें। एनीवेज, अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो आपको पहले से समझ में नहीं आने लगेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपने ऑफिस में कदम रख रहे हैं, आप अपनी फैक्ट्री में कदम रख रहे हैं और आपको देखते ही सब लोगों के मुंह शक्लें डाउन हो जाती हैं। यू कैन सेंस इट ईजिली कि यार कुछ गड़बड़ चल रही है, पीपल आर नॉट लाइकिंग मी नाउ। तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ होने वाला है जो कि मेरे फेवर में नहीं वर्क करेगा। तो वहाँ से आपने फोकस कर लिया। अब फोकस कर लिया तो आप उसके लिए थोड़ा सा पहले से ही प्रिकॉशन रख सकते हैं कि माइट बी द पीपल गो ऑन स्ट्राइक्स और समथिंग। क्योंकि देखो, स्ट्राइक पे कोई ऐसे ही नहीं जाता। लोग पहले आपके पास आते हैं, आपके सामने अपनी डिमांड रखते हैं कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, हमें हाइक चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए, हमें अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए। जब आप उस चीज़ के लिए मना कर देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डली, तब वो इंसान सोचते हैं स्ट्राइक्स पे जाने का। ये नहीं होता। देखो, जैसे स्कूल की बात करें, बच्चे कब प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं टीचर्स के अगेंस्ट? जब टीचर्स उनकी बात नहीं सुनती हैं। बट आपने अपनी बात बोली ही नहीं टीचर को, डायरेक्टली यू आर एक्सपेक्टिंग कि टीचर समझ जाए, या फिर हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं सीधा सीधा बिना टीचर्स को अपने उसमें लिए हुए, कॉन्फिडेंस में लिए हुए। तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना भाई। माइट भी हो सकता है टीचर तुम्हारी बात मान जाए, बट तुमने पहले ही प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी। कितना इलॉजिकल चीज़ होगा। तो पहले आप अपनी डिमांड्स रखोगे ना। सेम वे में जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एंटरप्रेन्योर के सामने अपनी डिमांड्स रखते हैं। जब एंटरप्रेन्योर उन डिमांड्स को नहीं मानता है, उसके बाद जाके बाकी सब लोग स्ट्राइक पे जाने का सोचते हैं।
तो आपके पास में डिमांड्स आई, आपको उसी टाइम समझ में आ गया कि ये डिमांड्स अगर मैंने फुलफिल नहीं करी तो स्ट्राइक तो होना पक्का है, तो आपने फोरकास्ट कर लिया। अब फोरकास्ट करी हुई चीज़ के अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ प्रिकॉशन तो रख ही सकते हैं। मुझे पता है भैया ऐसा सीजन चल रहा है जब सब बीमार पड़ते हैं, जब सबको वायरल फीवर हो रहा है, जब सबको कोल्ड कफ हो रहा है, तो क्या मैं अपना उस टाइम पे ध्यान नहीं रखूंगी कि मैं गर्म पानी पीती रहूं, मैं मास्क लगाती रहूं पब्लिक गैदरिंग्स में? रखूंगी ना। तो जब आपको पता है कोई मुसीबत आने वाली है तो तुम उसके लिए पहले से प्रिकॉशन रखोगे कि नहीं रखोगे? तो सेम वे में दे आर सेइंग कि इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है अप्रिशिएबल एक्सटेंट तक, बस मतलब क्योंकि इन्हें फोरकास्ट आराम से किया जा सकता है कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद द वेरियस इंटरनल फैक्टर्स गिविंग रिस्क टू सच रिस्क आर गिविंग राइज टू सच रिस्क आर, फर्स्ट है ह्यूमन फैक्टर्स। अब ह्यूमन फैक्टर्स में क्या बोलते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ओके, ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब है हर वो चीज जो ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये यहाँ के लोग हैं, मतलब जो यहाँ पे काम करते हैं। अब ये जिन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, फॉर से मैं बोलती हूँ इनके पास काम करने वाली प्लेस में देयर इज नो वॉशरूम, नो रेस्ट रूम, मतलब रेस्ट रूम एज एन लाइक वॉशरूम वाला रेस्ट रूम नहीं बोल रही, रेस्ट करने वाला रूम बोल रही हूँ, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी देर नैप वैप ले सके। नो खाने का प्रॉपर बंदोबस्त, मतलब खाने की कोई जगह नहीं है। नो स्पिटिंग वाली चीज़, क्योंकि ये लोग काम करते करते मुंह में मसाला तो डाल ही रखते हैं, तो इनको स्पिट करना पड़ता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो वो स्पिटिंग वाला भी कुछ ऐसा वो नहीं था। तो ये सारे लेबर्स ना बहुत दुखी थे, दे वर लाइक यार ये क्या है, मतलब हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और ये हमें थोड़ा सा वो भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये सब मिलके गए हमारे सर के पास, ये बॉस के पास, ये एंटरप्रेन्योर है। जब एंटरप्रेन्योर के पास पहुंचे तो इन्होंने अपनी डिमांड्स उनके सामने रखी, पर ये एंटरप्रेन्योर इतने गुस्से वाला था, इसने एकदम से बोला काम करना है तो करो, वरना तुम्हारी जगह किसी और को हायर कर लूंगा मैं, सीधा स्ट्रेट अवे। अब जिस तरह से बोला गया, ये बंदा था यूनियन का लीडर जो गया था बॉस के सामने सारी डिमांड्स रखने के लिए। ही तो गॉट वेरी एंग्री, ही वॉज लाइक मैं ग्रुप का लीडर हूँ, मैं ट्रेड यूनियन का लीडर हूँ, और इनके ना भाव अलग ही लेवल पे होते हैं। ट्रेड यूनियन के लीडर्स का मैंने देखा है अलग ही चलता है, उनको ऐसा लगता है बॉस से भी ऊपर हम हैं। ये मैंने काफ़ी सिनेरियोस में नोटिस किया है, तो इसको बिल्कुल बहुत दिल पे लग गई बात, जैसे बॉस ने बोल दिया कि तो काम करना तो करो वरना निकलो। तो इसने बाहर आके सबको अच्छी तरह भड़काया कि चलो अब तो तैयार हो जाओ, अब तो हम क्या करने वाले हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं। इन सब ने मिलके स्ट्राइक शुरू कर दी, और वो भी ऐसी कि काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, किसी को फैक्ट्री का दरवाज़ा नहीं खोलने देंगे, हम प्रोडक्शन होने ही नहीं देंगे। अब ये जो रिस्क आया है ये किसके कारण से आया है? मशीन्स के कारण आया है कि मशीन काम नहीं कर रही थी उसकी वजह से प्रोडक्शन रुक गया? किसके कारण आया है? ह्यूमन बीइंग्स के कारण आया है। तो ये ह्यूमन फैक्टर हो गया रिस्क लाने का, और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, तो अगेन इस सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे, ये इंटरनल रिस्क है। एक और मान लो इसमें एग्जांपल, ऐसे मानो ये इंसान काम कर रहा था मशीन पे, और काम करते करते मशीन इसको अच्छे से चलानी नहीं आई और इसका हो जाता है एक्सीडेंट, और इस एक्सीडेंट में ही लॉस्ट हिज आर्म्स, हाथ कट गए उसके। तो ऐसे सिनेरियो में अगेन ये कौन सा वाला रिस्क बोला जाएगा? ये ह्यूमन फैक्टर से उत्पन्न हुआ, राइज हुआ वाला इंटरनल रिस्क बोला जाएगा, क्योंकि ये पूरा कांड कहाँ हुआ है? इंटरनली हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में। सो इंटरनली अगर कुछ ऐसा होता है तो अगेन उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल रिस्क बोलेंगे। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे ह्यूमन फैक्टर्स आर एन इम्पॉर्टेंट कॉज, दे मे रिजल्ट फ्रॉम स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स
by trade unions, negligence and dishonesty of an employee, accidents or deaths in the industry, incompetence of the manager or other important people in the organization, etc. Also, failure of suppliers to supply the material or goods on time or default in payment by debtors may adversely affect the business enterprise. यहाँ पे ना सिर्फ इन्होंने बिल्कुल टिपिकल इंटरनल लोगों के बारे में, मतलब एम्प्लॉयज़ के बारे में बात की है, बल्कि इन्होंने डेटर्स और हमारे सप्लायर्स के बारे में भी बात की है कि सप्लायर्स रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं लाए, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक गई। डेटर्स ने टाइम पे पैसे नहीं दिए, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन रुक गई क्योंकि आगे का माल ही नहीं खरीद पाए। एम्प्लॉयज़ झूठ बोलने लग गए, जिसकी वजह से ऑफिस में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को लॉस सफ़र करना पड़ा। एक्सीडेंट्स हो गई या डेथ्स हो गई। इनकॉम्पिटेंस, मैनेजर इनकॉम्पिटेंट था चीज़ें हैंडल करने पे, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा था ढंग से, वो एक रीज़न हो सकता है। नेग्लिजेंस, या फिर ट्रेड यूनियन वाले स्ट्राइक और लॉकआउट कर दें, ध्यान ना दें, डिसऑनेस्टी रखें, तो ये सारे कुछ रीजंस हो सकते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। आपको बस इतना सा पता लगाना है, कोई भी टाइप का रिस्क होगा उसमें अगर ह्यूमन एलिमेंट एडेड है तो वो ह्यूमन फैक्टर से उत्पन्न हुआ रिस्क हो जाएगा। और अगर ये इंसान ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इंसान है या बहुत क्रूशियल वो वाला है, जैसे सप्लायर और डेटर हो गए, तो फिर अगेन इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रिस्क थ्रू ह्यूमन फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए now let's talk about the second one, that is technological factors. अब technological factors क्या हो सकते हैं, चलो अब ऐसा मानो किस चीज़ का एग्जाम्पल लूँ। ओके, सो ये है एक लड़की, फॉर से मैं बोलती हूँ शिवानी। शिवानी को अगर आप लोग नहीं जानते तो शिवानी मेरी स्लाइड्स बनाती है। ठीक है, ये जो स्लाइड्स आपको देखने को मिलती है ना, ये शिवानी मैडम बनाती हैं हमारे लिए। ठीक है, अब शिवानी को कभी भी बुक से कंटेंट उठा के स्लाइड्स पे डालना होता था। अब शिवानी को कभी भी बुक से उठा के कंटेंट स्लाइड्स पे डालना होता था, तो वो पता है क्या करती थी, वो बुक को सामने रखती थी ऐसे। ठीक है, कैसे, एक बुक हम दिखा देते हैं। ये वही बुक है जो उस दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट में जो फ़ोटो में दिखा रही थी ना, वही वाली है, तो हमारे सिलेबस की नहीं है ये। सो पहले वो बुक को ऐसे रखा करती थी, उसके बाद वो फ़ोन को लिया करती थी, फ़ोन से ऐसे फ़ोटो खींचती थी, उस फ़ोटो को एक सॉफ्टवेयर में डाला करती थी, वो फ़ोटो फिर उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करता था, फिर उस टेक्स्ट को वहाँ से कॉपी पेस्ट करती थी। रुक जाओ, पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है ये। ठीक है, और तुम्हें भी लगेगा कि यार कितनी मेहनत करती थी ये लड़की, बहुत मेहनती लड़की है वैसे शिवानी। ठीक है, तो स्लाइड्स पे डालने के लिए क्या करती थी, बुक लेती थी, बुक से उस कंटेंट की फ़ोटो लेती थी, फ़ोटो को डालती थी एक सॉफ्टवेयर में जिसका नाम मुझे पता भी नहीं है और मैं बताऊंगी भी नहीं क्योंकि ये तो इंटरनल मैटर है। ठीक है, और ऐसी चीज़ें अगर डिस्क्लोज कर देते तो हमें रीशूट करनी पड़ती है पूरी वीडियो, सो आई एम नॉट गोना टेक दैट रिस्क, क्योंकि इतनी बार एक ही चीज़ नहीं पढ़ा सकते। सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर में डाल के वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता था और फिर उस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करके वो स्लाइड्स में पेस्ट कर देती थी। ठीक है, कॉपी करके स्लाइड्स में पेस्ट कर दिया करती थी। सो इस तरह से पूरा ये बंदोबस्त चल रहा था। और ऐसे मानिए ये सॉफ्टवेयर दिन में सिर्फ 10 स्लाइड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे करने देता था, उसके बाद अगर आपको करनी है तो आपको पे करना पड़ता था। तो एक बार मैग्नेट ब्रेन्स ने देखा ये प्रॉब्लम कि भैया ये तो पेमेंट करनी पड़ रही है बार बार सॉफ्टवेयर में, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर का पेड वर्जन ही खरीद लिया। ओके, और पेड वर्जन था लाखों में पेड वर्जन आया था। मैग्नेट ब्रेन्स ने खरीद लिया कि अपने पास बहुत पैसा, चलो यार चलाओ। अब हुआ ये कि जब ये हुआ उसके जस्ट नेक्स्ट डे आईफोन 13 लॉन्च हुआ। ठीक है, उसके जस्ट नेक्स्ट डे आईफोन 13 लॉन्च हुआ। ओके, और आईफोन में पता है क्या होता है, अगर मान लीजिए बुक है और आपको इसमें टेक्स्ट कॉपी करना है, आपको जस्ट अपना कैमरा खोलना है। ठीक है, कैमरे में देयर इज़ दिस ऑप्शन, जैसे कैमरा आपने खोला, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है छोटू सा ऐसे टेक्स्ट का, आप उस पर क्लिक कर दो तो जो भी फ़ोटो है ना
जो भी फोटो में कंटेंट दिख रहा है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में दिखेगा। मेरे को भी अभी अभी पता चला इस चीज़ के बारे में, हम यूजिंग इट लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है, बहुत काम की चीज़ है। सो ऐसे टेक्स्ट के फॉर्म में आपने सेलेक्ट कर लिया और ऑप्शन आ जाएगा कॉपी करना है, आप इसे यहाँ से कॉपी करना और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर देना। क्या समझ रहे हो? शिवानी जो एक काम करने के लिए इतना ताम झाम कर रही थी, अब उसको बस ये करना था, यहाँ पे उसका पूरा ख़त्म हो जाता काम, फ़ोटो लेती जैसे ही टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता बाय डिफ़ॉल्ट और उसे सीधा कॉपी पेस्ट कर देती स्लाइड्स में। सो मतलब कहने का क्या है कि जो सॉफ्टवेयर इन्होंने इतने पैसे खर्च करके परचेज किया उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। ये क्यों हुआ? क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई। सो बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है, जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे होते हैं वो थोड़ी स्लो चलती है, अपने मन से चलती है, लेकिन वहीं पे उसका कोई बेटर वर्जन आ जाता है तो एवरीबडी प्रेफर्स कि थोड़ा बेटर वाले पे ही काम करें, क्योंकि स्लो वाले पे काम करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, वहीं पे नई वाली पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी। जैसे कभी हम गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं वो पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स पड़े होते हैं जिनमें टिक 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 बार बार वो करते रहते हैं और वो अच्छे से ऑपरेट ही नहीं हो पाता। तो अपन कैसे इरिटेट हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें फास्टर उसकी आदत हो गई है। अब मानिए आपको कोई चीज़ डाउनलोड करनी है और वो 5 सेकंड के अंदर डाउनलोड ना हो थैंक्स टू 4G, तो ऐसे में हम इरिटेट नहीं हो जाते कि कितना टाइम लगा रही है। अगर किसी चीज़ पे बफरिंग वाला साइन आ जाता है तो हमारा ऐसा पारा चढ़ जाता है कि बफरिंग का साइन आ रहा है, जबकि एक ज़माना हुआ करता था वी यूज टू वेट फॉर दैट बफरिंग एक एक डेढ़ घंटे तक कि आराम से पूरी मूवी डाउनलोड हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। बट हमने एक बार उसका फास्टर वे टेस्ट कर लिया तो हम पुराने वाले पे दोबारा से जाना पसंद नहीं करते। सो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर रिस्क में यही आता है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आर द अनफोर्सीन चेंजेस इन द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, दे मे रिजल्ट इन टेक्नोलॉजिकल मतलब बेसिकली आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो सकती है या फिर आपको बिजनेस रिस्क आ सकता है किसी और नेचर का। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट्स ऑफ हायर क्वालिटी देन अ फर्म विच इज यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन माइट फेस द रिस्क ऑफ लूजिंग द मार्केट फॉर इट्स इंफीरियर क्वालिटी। जैसे पहले के ज़माने में जो गुरुद्वारे होते थे उनमें जो लंगर होता था उसमें हाथ से रोटियां बनाई जाती थी, ठीक है। तो वो रोटियां कैसी बनती थी? कभी ज़्यादा जल जाती थी, कभी कम कच्ची रह जाती थी, कभी बड़े साइज़ की हो जाती थी, कभी डिफरेंट शेप की हो जाती थी, कभी छोटे साइज़ की हो जाती थी, डिपेंडिंग ऑन कौन उसे बना रहा है। बट आजकल गुरुद्वारे में क्या होता है कि मशीन्स लगी होती हैं, सेम साइज़ की स्टैंडर्डाइज सेम वे में सेम सिकी हुई रोटियाँ निकलती हैं उस पर्टिकुलर मशीन से। तो ऐसे मानिए वहाँ जहाँ पे आप नॉर्मल गुरुद्वारे में ऐसी रोटियां बनवा रहे हैं जो हाथ से बन रही है और दूसरे गुरुद्वारे में जो कि थोड़ा एडवांस है वहाँ पे अगर दूसरी वाली रोटी बन रही है, लोग ज़्यादा कौन से गुरुद्वारे में जाने के लिए खाने के लिए जाएंगे? इस वाले में जाएंगे ना। सेम केस होता है बिजनेसेस के साथ। अगर मान लीजिए आप और आपका कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस में है और आप एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप अभी भी घिसी पिटी पुरानी ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पर आपका कॉम्पिटिटर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर कस्टमर अपने साथ ले जाएगा और आप बैठते बैठते रह जाएंगे देखते हुए, ठीक है, देखते देखते रह जाएंगे बैठते हुए, whatever, ठीक है। might face the risk of losing the market for its inferior quality product. For example, the packaging industry has increased the shelf line of various products like chips, milk, etc. जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो पैकेजिंग वाली चीज़ है वो आजकल इतनी बढ़िया हो गई है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड कर दिए हैं उसमें, उसका मटेरियल इस तरह का होता है कि सामान इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, तो ज़्यादा शेल्फ लाइफ बढ़ गई है चिप्स वगैरह की। जहाँ पे चिप्स हमेशा 15 दिन के अंदर खा लिए जाने चाहिए ऐसा प्रिंटेड होता था उसके ऊपर, अब वो 6-6 महीने तक चलता है। क्यों? क्योंकि पैकेजिंग उस लेवल की हो गई है। सो ये क्या है? अपग्रेडेशन है। और अगर आप मान लीजिए चिप्स बनाने की फील्ड में हैं और आप अभी भी पुराने वाली पैकेजिंग इस्तेमाल करें, मतलब आप दूसरों से कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल फैक्टर्स। इसमें क्या बोलते हैं? देखिए, हम सबको पता है कि मशीन्स का कोई भरोसा नहीं होता। मशीन्स ना कभी कभी तो बहुत स्मूथ चलेंगी, बहुत स्मूथ चलेंगी, और कभी एकदम से रुक जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे
ये स्मार्ट बोर्ड, दिस इज ऑल्सो अ मशीन। कभी कभी तो ये बहुत सही चलता है, कभी कभी पता है इस पर क्या होता है, हम एक क्लिक करते हैं स्लाइड्स अपने आप चेंज होने लग जाती हैं, फिर हम नई पे क्लिक कर रहे हैं तभी स्लाइड्स चेंज हो रही है, तब हम यूजुअली बोलते हैं भूत आ गया है स्लाइड उसमें। बट होता क्या है, ये मशीन है, ये अपने अकॉर्डिंग चलेगी, इसका भी मूड स्विंग्स होते हैं, ये कभी कभी ऐसे ऑपरेट करती है एज अफ लाइक नोबडी कैन कंट्रोल मी टाइप्स। तो ऐसे मशीन्स के साथ होता ही होता है। बहुत सारी मशीन्स एन मौके पे ख़राब हो जाती हैं, बहुत सारी मशीन्स प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करो तो जवाब दे जाती हैं, कई बार आप मेंटेनेंस प्रॉपर रखो तब भी वो ओवरलोडिंग के कारण रुक जाती हैं। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें ये बोलते हैं फिजिकल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच रिजल्ट इन लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। दे इंक्लूड द फेलियर ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट यूज्ड इन बिजनेस। जो इक्विपमेंट या फिर मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी बिजनेस में वो क्या हो गई है, वो फेल हो गई है। फायर और थेफ्ट इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में या तो चोरी हो गई है या फिर आग लग गई है। डैमेजेस इन ट्रांजिट ऑफ गुड्स, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते वक्त उस टाइम पे उसके मतलब फॉर से ट्रक पलट गया तो गुड्स क्या हो गए, खराब हो गए। They also include losses to the firm arising from the compensation paid by the firm to the third parties on account of intentional or unintentional damages caused to them। ये साथ में थर्ड पार्टी जो वो रहते हैं ना कॉम्पनसेशन, मतलब थर्ड पार्टी को जो कॉम्पनसेशन देना पड़ता है डिफरेंट सिनेरियोज में, उसको भी काइंड ऑफ इंक्लूड करते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ में। एक्सटर्नल रिस्क अराइज ड्यू टू इवेंट्स अकरिंग आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे हमारे इंटरनल वाले ख़त्म होते हैं, ठीक है। यहाँ से एक्सटर्नल रिस्क के बारे में वार्तालाप स्टार्ट हो गया। सो इंटरनल रिस्क में कौन कौन से थे हमारे, फर्स्ट वॉज ह्यूमन फैक्टर्स, जिसमें हमने पढ़ा कि इंसानों की वजह से जो भी रुकावट आती है, खेद आता है, रुकावट आती है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से अराइज हुआ इंटरनल रिस्क। अगर मान लीजिए वहीं पे अगर आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई है तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से इंटरनल रिस्क हो गया, और वहीं पे अगर मान लीजिए फिजिकल फैक्टर्स मतलब मशीनरी वगैरह ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि फिजिकल फैक्टर्स की वजह से इंटरनल रिस्क आ गया है। नाउ इंटरनल रिस्क में बस इतना ही था। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल रिस्क नाउ। External risk arise due to events occurring outside the business organization. Such events are generally beyond the control of an entrepreneur, hence the resulting risk cannot be forecasted and the probability of their occurrence cannot be determined with accuracy. So external risk वो risk होते हैं जो कि business organization के बाहर occur होते हैं। इन रिस्क पे एंटरप्रेन्योर का कोई कंट्रोल नहीं होता, इट्स बियॉन्ड देयर कंट्रोल। भैया आप मुझे बताओ, आपके घर के बाहर किसी ने कूड़ा फेंक दिया, उस पर आपका क्या कंट्रोल होगा? आपके घर में कूड़ा आप नहीं फेंको ये आप इंश्योर कर सकते हो, लेकिन आपके घर के बाहर किसी पड़ोसी ने गुस्से में आके कूड़ा फेंक दिया, इस पर आपका क्या कंट्रोल है? आप चल रहे थे सड़क पे, ऊपर से किसी कौवे ने शिट कर दी, आपका क्या कंट्रोल है? पकड़ के उसको वो थोड़ी ना करोगे कि नहीं मेरे ऊपर नेक्स्ट टाइम से शिट मत करना, नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन के बियॉन्ड चली जाती हैं, जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, वो क्या कहलाई जाते हैं? एक्सटर्नल रिस्क कहलाई जाते हैं। एंड इनको आप ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते और प्रोबेबिलिटी इनकी जान नहीं पाते और एक्यूरेसी नहीं समझ सकते, क्योंकि दीज आर एक्सटर्नल रिस्क, यू नेवर नो। फॉर से अभी तक मतलब सब चीज़ें बहुत सही थी। जैसे मैं भोपाल की हालत बताऊं, भोपाल में बारिश आके चली गई थी, बारिश वाला मौसम आके चला गया था। अचानक से परसों ऐसी, मतलब परसों नहीं, डे बिफोर परसों ऐसी बारिश स्टार्ट हुई कि वो 24 आवर्स तक रुकी ही नहीं। क्या किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा? क्योंकि हम तो ऐसे मान के चल रहे थे कि अब तो डायरेक्टली सर्दी वाला सीज़न आएगा, रेनी सीज़न जा चुका है, लेकिन वो ऐसे आ गई, पता ही नहीं चला। और पूरा भोपाल, मतलब आधे से ज़्यादा भोपाल वो डूबा हुआ उसमें, आपने देखे होंगे इंटरनेट पे इमेजेस वगैरह। सो येस इंडीड, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिल्कुल भी फोकस नहीं कर सकते, जिनकी अकरेंस को हम रोक भी नहीं सकते, वो हमारे बियॉन्ड आती है, वे बियॉन्ड आती है, और हम उनकी एक्यूरेसी को भी डिटर्मिन नहीं कर सकते। चलिए, एक्सटर्नल रिस्क में ये बोलते हैं द वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स विच में गिव राइज टू सच रिस्क आर इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला आएगा इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये क्या है वो जान लेते हैं। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। सो उसके लिए यहाँ आ जाते हैं। सी, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक गोल्ड ज्वेलरी रखने वाले इंसान का, ठीक है, गोल्ड ज्वेलर्स हैं ये। अब इन्होंने जहाँ से भी ये गोल्ड परचेज करते थे, क्योंकि ये खुद तो गोल्ड बनाते नहीं, ऑब्वियसली एक्सट्रैक्ट तो कहीं और से होके आता है और उसके बाद ये लोग वहाँ से खरीदते हैं एंड देन उसके आगे बेचते हैं। तो गोल्ड इन्होंने जहाँ से खरीदा था
उस टाइम पे गोल्ड का रेट वॉज, छोटा सा ये एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए, 50K फॉर 10 ग्राम्स, तोला बोलते हैं ना जिसे। सो गोल्ड जिस टाइम पे ये परचेज कर रहे थे आगे रीसेल करने के लिए या इससे ज्वेलरी बनाने के लिए, उस टाइम पे इन्होंने परचेज किया 50K का 10 ग्राम्स। लेकिन जब तक वो ज्वेलरी में कन्वर्ट हुआ और मार्केट में आया, इसका रेट हो गया टूट के 30K। जब रेट गिर जाते हैं तो उसको बोलते हैं ना रेट टूट गया। तो बस वही हुआ कि 10 ग्राम्स का रेट जो कि इन्होंने खरीदते वक्त 50,000 पे किया था, ज्वेलरी बनने के बाद उसका रेट रह गया 30,000 रुपए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। सो बेसिकली क्या हुआ, दोबारा से सुन लो, यहाँ पे एक गोल्ड ज्वेलर्स था, उसने गोल्ड खरीदा जहां से भी वो खरीदते थे, जो उनके सप्लायर्स थे उनसे, 50,000 रुपए के 10 ग्राम, ठीक है, इतने इस रेट से इन्होंने 10 ग्राम गोल्ड लिया। बट जब तक इन्होंने उसे ज्वेलरी में कन्वर्ट किया और मार्केट में लॉन्च किया एज देयर न्यू प्रोडक्ट, पता चला कि गोल्ड का रेट टूट के हो गया 30,000 रुपए। ऐसा बहुत कम होता है, आजकल तो रेट बढ़ते ही हैं। मतलब मेरी मॉम बताते हैं जब वो जिस टाइम पे उनकी शादी हुई थी उस टाइम पे गोल्ड इतना सस्ता था, बट ऑब्वियसली आजकल मतलब बहुत महंगा मिलता है और आगे देखे तो और ज़्यादा महंगा मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक 1,000-2,000 का फ़र्क आ जाता है डे टू डे बेसिस पे, बट ऐसे कभी नहीं हुआ कि 50,000 से 30,000 हो गया हो। लेकिन यहाँ हम मान लेते हैं ऐसा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने महंगा खरीदा है और इनको बेचना सस्ता पड़ेगा, ये क्या है? दिस इज देयर unforeseen event which is negative in nature. सो ये इनका क्या है, ये रिस्क है कि भैया आप कितने पे भी खरीद रहे हो, पता नहीं आपको बेचने कितने पे मौका मिले, मतलब कितने अमाउंट पे आप बेच पाओ। तो ये जो आप अनसर्टेनिटी अपने साथ लेके चल रहे हो, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में आप जितनी भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना, लाइक डिमांड, सप्लाई, प्राइस फ्लक्चुएशन, टेस्ट प्रेफरेंसेस, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी अगर यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रही हो तो हमें उसे इकोनॉमिक फैक्टर्स में काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको प्राइस फ्लक्चुएशन से दे दिया है, दैट पहले द प्राइस वॉज 50K, देन इट गॉट शिफ्टेड टू 30K वाली स्लॉट, और उससे क्या हो रहा है, ये गोल्ड ज्वेलर वाला का बंदे का बिजनेस लॉस में जा रहा है। तो ये एक रिस्क लेके चल रहा है। जब भी ये कभी भी मतलब किसी पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज करता है तो ये रिस्क ले रहा होता है, बिकॉज उसको नहीं पता होता कल प्राइस क्या हो, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो एक ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट से ये एक इंसान है जिसका नाम है क्या नाम रखें इसका, हम अमे ही रख लेते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता अमे वाले नाम में। सो अमे हमने नाम रख लिया इसका, ओके। अब अमे ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया? इसने बिजनेस स्टार्ट किया फॉर से प्लास्टिक बॉटल्स का, ठीक है। बट अब गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है दैट पीपल लाइक ठंडा पानी, और सर्दियों में इतनी सर्दी पड़ती है कि लोगों को लगता है कि गर्म पानी पिएं। तो प्लास्टिक की बॉटल्स में तो वो पानी कैरी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सिनेरियो में इसके प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना वो गिर गई है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई है। जो रीजंस है ना गिरने के वो हम दूसरे एग्जांपल्स में भी लिख सकते हैं जो आगे आने वाले पॉइंट्स हैं, बट फिलहाल हम यहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं कि डिमांड पे इन्फ्लुएंस पड़ा है जो भी रीजंस रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो अमे जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, मतलब जो जिस चीज़ का उसने बिजनेस स्टार्ट किया दैट इज प्लास्टिक बॉटल्स का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो गई है। तो ऐसे में ऑब्वियसली देयर विल बी लेस कस्टमर्स, और बेचने के लिए हो सकता है अपनी बॉटल्स इसको क्या करना पड़े, प्राइजेस भी कम करने पड़े बॉटल्स के, ठीक है। कोई स्कीम चलानी पड़े 1 पे 1 फ्री, या 100 रुपए में 4 बॉटल्स ले जाओ। तो मतलब जितना रेवेन्यू ये जनरेट कर सकता था उतना रेवेन्यू इसको जनरेट नहीं हुआ। रीजन क्या है? अगेन रीजन यही है कि इसके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, तो अब इसे एनी वे स्टॉक निकालने के लिए कुछ ना कुछ प्रमोशनल स्कीम इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। सो अमे
बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस शुरू किया है प्लास्टिक बॉटल्स का बिजनेस शुरू किया, तो इसको पता लगा कि इसकी तो डिमांड ही खत्म हो गई है, तो अब इसको उसे बेचने के लिए प्रमोशनल स्कीम्स अप्लाई करनी पड़ी, जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू कम हो गया है। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक रिस्क है। जब भी आप किसी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट टू बिना सोचे समझे करते हैं, बिना फोरकास्टिंग करे करते हैं, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपका बिजनेस आगे चल के ना चले, तो ये भी एक आप रिस्क लेके चल रहे होते हो। एक्चुअली ये किसी भी बिजनेस में हो सकता है, यू कैन नेवर बी श्योर कि भैया ये बिजनेस तो चलेगा ही चलेगा। आप 80-70% श्योर हो सकते हो फोरकास्टिंग के थ्रू, बट वैसे नहीं हो सकते। सो येस इंडीड अमे का बिजनेस फ्लॉप हुआ गया। क्यों हुआ? क्योंकि इसने अच्छे से फोरकास्टिंग नहीं की थी। बट देन अगेन दैट डजंट मैटर, क्योंकि डिमांड डिक्रीज हुई है, तो मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से इसको रिस्क उठाना पड़ा। और ये क्या इसके कंट्रोल में था? ऑब्वियसली आंसर है नहीं। ये मौसम को रेगुलेट नहीं कर सकता है ना। सो ये एमबी के लोगों को रेगुलेट जरूर करता है, लेकिन ये मौसम को रेगुलेट नहीं कर सकता। सो दैट्स द रीजन कि भैया इसको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स में काउंट करें, जिसपे एंटरप्रेन्योर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। सेम इज द केस विद गोल्ड ज्वेलरी वाली थिंग। गोल्ड ज्वेलरी वाले में भी प्राइस का जो फ्लक्चुएशन था वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ऑन डेली बेसिस होता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में हर रोज गोल्ड का आज क्या प्राइस होने वाला है वो लिखा हुआ आता है, जैसे स्टॉक्स का आता है, निफ्टी और सेंसेक्स का आता है, राइट? वैसे गोल्ड का भी आता है। मतलब डेली बेसिस पे उसका प्राइस क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो वहां पे उस मतलब गोल्ड ज्वेलरी वाले इंसान का क्या ही कंट्रोल होगा उस चीज पे, सोच के देखिए, नहीं होगा। अगेन सो एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स में बेसिकली ये बोलते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एक्सटर्नल रिस्क। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं एक्सटर्नल रिस्क के। They result from the changes in prevailing market condition। ये market conditions में जो changes आते हैं उसकी वजह से आते हैं, मतलब उसकी वजह से आपको external factors देखने को मिलते हैं, ठीक है। They may be in the form of changes in demand for the product। ये demand जो particular product की होती है उसकी वजह से change हो सकते हैं। Like अगर demand में कोई changes आए, जैसे मैंने आपको example दिया आमे वाला, वैसे उसकी वजह से आ सकते हैं। Price fluctuation, जैसे मैंने आपको gold jewelry वाला example दिया, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। Changes in taste and preferences, लोगों का taste और preference change हो गया, ठीक है। एंड चेंजेस इन इनकम आउटपुट और ट्रेड साइकिल, जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों की इनकम डिक्रीज हो गई थी, जिसके कारण बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को खाली बैठना पड़ा था, क्योंकि लोगों के पास अब एक्स्ट्रा पैसा नहीं था स्पेंड करने के लिए, लोग सिर्फ नेसेसिटी वाली चीजों पे स्पेंड कर पा रहे थे। सो यस, इनकम लेवल में कभी फर्क आता है, या आउटपुट में, या फिर ट्रेड साइकिल्स में फर्क आता है, डिप्रेशन, रिसेशन और ये सारी चीजें होती हैं, तो उन सारे सिनेरियोस में भी आपके बिजनेस पे फर्क पड़ सकता है। The conditions like increased competition for the product, inflationary tendency in the economy, rising unemployment as well as fluctuations in the world economy may also adversely affect the business enterprise। ये बोल रहे हैं प्रोडक्ट में कंपटीशन इंक्रीज हो गया, लाइक पहले सिर्फ 4 लोग बेच रहे थे प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पहले सिर्फ फॉर से मैं बोलती हूँ एक ही बंदा था बेचने वाला, ठीक है, तो वो तो क्या थी, उसकी मोनोपोली थी। फिर 2 लोग आ गए, फिर ऐसे देखा देखी इस बिजनेस को प्रॉस्परस होते हुए देख के बहुत सारे लोग आ गए, तो अब मतलब प्रोडक्ट में कंपटीशन भी तो बढ़ गया है, तो इसकी वजह से जो फर्क पड़ेगा वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में काउंट किया जाएगा। या अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं है, घर पे खाली बैठे हुए हैं, अगेन उसकी वजह से भी आपका जो रिस्क उत्पन्न हो रहा है उसको हम इकोनॉमिक फैक्टर्स में काउंट करेंगे। या वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर मान लीजिए फ्लक्चुएशंस आते हैं, जब भी जो बड़ी बड़ी नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उनमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं ना, उनके लिए मतलब वो उनके लिए तो ड्रास्टिक होते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए ड्रास्टिक हो जाते हैं, तो उससे पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो उसके कारण भी जो चेंजेस आते हैं वो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स में काउंट करेंगे। अब यहाँ पे एक बार आप मुझे देख के बताइए, जितने भी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, लाइक इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होना, आउटपुट या ट्रेड साइकिल्स के बारे में, प्राइस फ्लक्चुएशन, डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, चेंजेस इन टेस्ट प्रेफरेंसेस, ये सारे के सारे क्या आपने कभी ना कभी इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़े? माइट भी अभी नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि 11th क्लास में ही हम इकोनॉमिक्स ढंग से पढ़ना शुरू करते हैं, बट आप 11th क्लास के एंड तक ये सारी टर्म्स सुन लेंगे अपने इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो बस यही चीज़ ध्यान से गौर से देखना, अगर MCQ पैटर्न का क्वेश्चन आता है या फिर केस स्टडी आता है यहाँ से, तो आपको बस यही पता लगाना है कि ये फैक्टर कौन सी चीज़ से एसोसिएटेड है। अगर वो आपने इकोनॉमिक्स में उस टर्म के बारे में पढ़ा है, मतलब वो इकोनॉमिक फैक्टर से ही रिलेटेड होगी, ठीक है।
और अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे समझने लायक है वो ये है कि इन सब चीज़ों पे एंटरप्रेन्योर का कोई कंट्रोल नहीं है, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की बाहर से हो रही है, तभी हम इसे एक्सटर्नल रिस्क में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। देन सच रिस्क विच आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन द इकोनॉमी आर नोन एज डायनामिक रिस्क। ऐसे रिस्क जो कि इकोनॉमी में चेंजेस होने के कारण उत्पन्न होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक रिस्क बोलते हैं। दीज रिस्क आर जनरली लेस प्रिडिक्टेबल बिकॉज दे डू नॉट अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स। ये रिस्क यूजुअली कम प्रिडिक्टेबल होते हैं क्योंकि ये रेगुलर इंटरवल्स में अपीयर नहीं हो पाते हैं, तो इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी भी थोड़ी क्या होती है, कम होती है। Also such risk may not necessarily result in losses to the firm because they may also contain an element of gain for the firm. For instance, due to market fluctuation, a well-known product of a firm may either lose its demand or may occupy a large market share. Again, बहुत सही बात बोली है। ये बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमेशा जो चेंजेस होते हैं वो एडवर्सली अफेक्ट करे फर्म को, ज़रूरी नहीं है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, देखिए। कोविड आया, ठीक है। अब कोविड तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लोगों को नहीं पता, सबको पता है कोविड में क्या हुआ, राइट। बहुत सारे लोगों की क्या चली गई, जॉब्स चली गई, उनके पास पैसे कम थे, जिसके कारण लग्जरी कार्स की, लग्जरी बैग्स की, लग्जरी क्लोथिंग की डिमांड डिक्रीज हो गई। मानते हैं कि नहीं मानते? कोविड आया, कोविड में बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, जिनके पास पैसे की कमी हो गई उन लोगों के पास, या फिर नॉर्मली भी लोग जितना कमा रहे थे उतना तो नहीं कमा पाए, चाहे उनकी जॉब चली गई हो या नहीं गई हो, ठीक है। तो लग्जरी कार्स, बैग्स या फिर क्लोथिंग की डिमांड क्या हुई, कम हुई। लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कोविड में डोलो, सैनिटाइजर, मास्क, इन सब की डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई। मानते हैं? सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि कोविड जो आया, ठीक है, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आए वो हर फर्म को सेम वे में अफेक्ट करे, इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ फर्म्स ने नुकसान उठाया लेकिन कुछ फर्म्स ने उससे फ़ायदा भी उठाया। मैग्नेट ब्रेन्स का कितना फ़ायदा हुआ, ऐसे मानिए कि मैग्नेट ब्रेन्स अभी स्टार्टिंग स्टेज पे था, कोविड आया और मैग्नेट ब्रेन्स को एक पुश मिली है उससे, एक किक मिली है उससे, और आज जहाँ पे वो पहुँचा है उसका समवट रीज़न कोविड ही है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जो स्कूल्स हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, मैंने देखा है बहुत सारे कोचिंग क्लासेस जहाँ पे लाइव पढ़ाई होती थी बंद हो गए कोविड के चलते हुए। सो पढ़ाई वाला दोनों ही फैक्टर्स है, ये ऑनलाइन वाले हैं, वो लाइव वाले थे, लाइव वाले बिल्कुल डूब गए जबकि ऑनलाइन वाले बिल्कुल प्रॉस्परस हो गए। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? तो मतलब कहने का ये है कि हर फैक्टर हर फर्म को एडवर्सली इफेक्ट करे, नॉट नेसेसरी। वो आपके ऊपर अलग इंपैक्ट डाल सकता है, दूसरे के ऊपर अलग इंपैक्ट डाल सकता है, किसी के ऊपर वो पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है, किसी के ऊपर वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, ठीक है। सो यही इस लाइन में बोला गया है कि ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन अ वेल नोन प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म में ईदर लूज इट्स डिमांड। हो सकता है मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण एक प्रोडक्ट अपनी डिमांड बिल्कुल लूज कर दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मार्केट शेयर में एक बहुत बड़ा लार्ज शेयर अपने नाम कर ले। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी टू फ्लैट स्क्रीन हाई डेफिनेशन टीवी, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट टीवी को रिप्लेस कर दिया किसने, फ्लैट टीवी ने, जो कि हाई डेफिनेशन टीवी रहता है जिसमें आप और क्लैरिटी से देख पाते हैं, आपकी स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं होती है। तो एक प्रोडक्ट ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया, एक प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हुई, दूसरे की प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, अंडरस्टूड। सो अगेन यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें याद रखने हैं, इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स पढ़ी हैं अगर वो देखने को मिले तो वो इकोनॉमिक फैक्टर्स में काउंट किया जाएगा। दूसरा, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन पे मतलब एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स बोला जाता है। और तीसरी बात ये भी याद रख लेना कि हर किसी को ये सेम वे में इम्पैक्ट करे, नॉट नेसेसरी, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है तो किसी के लिए नेगेटिव हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है नेचुरल फैक्टर्स। ये बोलते हैं नेचुरल फैक्टर्स, अच्छा छोड़ो इसको, मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। ओके, सो आपकी पायल मैम थोड़े दिन पहले मनाली घूमने गए थे। थोड़े दिन क्या, आप तो मतलब इट्स लाइक हो गए 2-3 महीने हो गए। तो मैं मनाली घूमने गई, तो जब मैं मनाली घूम रही थी
तो मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे कैफ़ेज़ की कॉन्सेप्ट बहुत है, मतलब छोटे छोटे कैफ़ेज़ खोल लो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, थोड़ा सा फैंसी बना लो और ऐसे क्राउडेड प्लेसेस पे बना लो, ठीक है, क्राउडेड प्लेसेस पे बना लो और कैफ़ेज़ बनाओ, ठीक है, बढ़िया और मस्त चलाओ। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया वहाँ पे हम लोग जो 5 रुपए वाली या 10 रुपए वाली मैगी लाते हैं, वहाँ पे वही मैगी अगर वो आपको सिर्फ उबाल के दे रहे हैं, दैट्स इट, कुछ ऐड नहीं कर रहे, नो प्याज, नो टमाटर, नो मसाला, नथिंग, सिर्फ जो मैगी के अंदर वो मसाला आता है वो डाल के पानी के साथ उसे ऐड करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, इस मैगी को वो 150, 200, 300 रुपए तक बेच रहे थे, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे वो लोकेटेड है। लाइक देयर वाज दिस वशिष्ठ मंदिर, वशिष्ठ माँ जय माता हडिम्बा मंदिर था, वहाँ पे एक कैफे था और वहाँ पे क्राउड बहुत था, ठीक है, तो ऐसे में वो हमें 200 रुपीज़ की एक मैगी दे रहे थे, ठीक है, और वो भी बेसिक वाली, अगर आप उनको बोल दो वेजेस ऐड करनी है तो उसके प्राइसेस और ज़्यादा थे, और जो चाय छोटी सी इतना सा जो कप आता है वो 100 रुपए का था, ठीक है। तो ये मैंने देखा वहाँ पे, तो मुझे लगा यार यही तो ज़िंदगी है, यही तो आपकी कामयाबी बैठी हुई है। तो मैं बहुत इंस्पायर हुई, मैंने बोला बस मनाली में एक कैफ़े खोलना है बस और जीवन सफल हो जाएगा हमारा। तो हुआ ये कि मैं अब एक ब्रोकर से मिली, मैंने बोला भाई साहब अपन को चाहिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी। ब्रोकर ने मुझे अच्छी सी जगह पे एक प्रॉपर्टी दिखा दी, ठीक है, थोड़े प्राइसेस मुझे हाई पे करने पड़े क्योंकि अच्छी जगह थी, क्राउडेड जगह थी, बट मैंने बोला कोई बात नहीं, इतना तो अपन निकाल लेंगे मैगी से। अब प्रॉपर्टी मैंने ले ली रेंट पे या फिर खरीद ली, जो भी मान लो, बढ़िया सा वहाँ पे कैफ़े बनाया, खूब इन्वेस्टमेंट करी, मैग्नेट ब्रेन से छुट्टी ले के मैं बार बार वो कैफ़े देखने जाती थी, उसकी प्रोग्रेस चेक करने जाती थी, ठीक है। अब कैफ़े तैयार हो गया, कैफ़े का इनॉग्रेशन था, मैंने सबको इनवाइट किया कि स्टूडेंट्स तुम भी आना, मैग्नेट ब्रेन्स वाले तुम भी आना, फैमिली फ्रेंड्स सब लोग आना, ठीक है। सब लोग बस आ ही रहे थे, आने ही वाले थे कि जिस पहाड़ पे ये कैफ़े लोकेटेड था वहां एक लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड समझते हैं ना, पहाड़ का एक हिस्सा जब टूट के नीचे गिर जाता है उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। तो वहां एक लैंडस्लाइड हुई, वो हुई बिल्कुल मेरे कैफ़े के ऊपर। तो वो सीधा ऐसे आए और ये कैफे को पूरा का पूरा नष्ट कर दिया। सोच के देखो, मतलब मेरे अरमान सारे, मनाली में कैफे खोलने का आइडिया आया मुझे और मैंने ब्रोकर से बात करके प्रॉपर्टी रेंट पे ली, कैफे खोला, मस्त कैफे में अच्छी लाइटनिंग और सब कुछ बहुत अच्छा कराया। वहाँ पे मैंने लिटरली ऐसे कैफेज देखे थे जिन्होंने ऑथेंटिक लुक मेंटेन किया हुआ था, जिसमें बिल्कुल कुछ कैफेज तो ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने लाइट ही नहीं जलाई हुई थी, मतलब अंधेरा अंधेरा सा था, बहुत काम पीस वाला जैसे वो होता है ना, एकदम ऐसा लोकेशन वैसा उन्होंने रखा हुआ था। इतना मज़ा आ रहा था ना वहाँ पे, मतलब वहाँ पे बैठना इतना काम, मतलब वो इतना पीसफुल लग रहा था वहाँ पे बैठना, बहुत बढ़िया सीन था। तो ऐसा ही कुछ बढ़िया सा थीम कैफे मैंने वहाँ पे खोला, बढ़िया तैयार हो गया, इनॉग्रेशन करना बाकी था और लैंडस्लाइड ने आके मेरे पूरे अरमानों पे पानी फेर दिया और सीधा मेरे कैफे के ऊपर ही वो पहाड़ का हिस्सा गिरा और पूरा कैफे उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और अब उसको क्लीन करने में ही जो अथॉरिटीज हैं वो बोल रही हैं मोर देन 3 मंथ्स लग जाएंगे। और ये पीक टाइम था जब सबसे ज्यादा लोग मनाली में आते हैं, उसके बाद तो पता नहीं कभी आएंगे। और सोचो मैंने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया है, एम आई रेडी टू डू दैट इन्वेस्टमेंट अगेन? इतने पैसे थोड़ी ना भैया मेरे पास कि हर बार खर्च करती रहूं मैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि एक एक्सटर्नल फैक्टर जो कि नेचुरल कैलामिटी से रिलेटेड था, उसके कारण मेरे को बिजनेस में हुआ लॉस। तो यहाँ पे जब भी आप कहीं पे कैफ़े खोलते हैं, मतलब स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स में जब आप कैफ़े खोलते हैं, तो इट्स वेरी रिस्की। क्यों? क्योंकि कभी क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। जैसे हमने केदारनाथ मूवी देखी होगी आप लोगों ने, केदारनाथ के सीन्स याद हैं? वहाँ पे कितना मतलब कितना बुरा वाला हाल हुआ था, कितना बुरा वाला हाल हुआ था। सारी चीज़ें ऐसे पानी में बह गई थी, सब लोग पानी में बह गए थे, मंदिर तक पानी में बह गए थे। तो ऐसे सिनेरियो में अगर उस एरिया में कोई सोचे कि मुझे बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए कितना रिस्की होगा कि नहीं होगा? सो
यहाँ पे फैक्टर कौन सा था, यहाँ पे फैक्टर था नेचुरल वाला। लैंडस्लाइड पे क्या किसी का जोर है? दो मैं मानती हूँ ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही लैंडस्लाइड ज्यादा होने लग गई हैं। हम लोग जो ये खोद खोद के पहाड़ों को कभी रोड्स बना रहे हैं, कभी होटल्स बना रहे हैं, कभी फॉर से कैफेज बना रहे हैं, तो इसी की वजह से पहाड़ हमसे बदला लेते हैं लैंडस्लाइड करके। आप एक बार देखना, अगर कभी आप माउंटेनस रीजन्स पे गए होंगे जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक हयात या फिर जितने भी बड़े होटल्स के नाम हैं, वो सारे अगर वहाँ पे लोकेटेड हैं तो उन्होंने इंश्योर किया, उन्होंने एक बहुत वाइड एरिया लिया है, बहुत लैविश वे में उन्होंने अपने होटल्स डेवलप किए। तो भैया मतलब तुम कहीं ना कहीं छेड़खानी कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपको बदला तो लेंगे ही लेंगे। तो लैंडस्लाइड ने अच्छा खासा बदला ले लिया मेरे कैफे को डिस्ट्रॉय करके, और ये क्योंकि नेचुरल फैक्टर था जिसमें किसी का कोई रोल नहीं था, तो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फैक्टर अराइजिंग ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स या नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, आया समझ? चलिए, नेचुरल फैक्टर्स आर द अनफोरसीन नेचुरल कैलेमिटीज विच over which an entrepreneur has very little or no control। ऐसी अनफोरसीन नेचुरल कैलेमिटीज जिस पे entrepreneur का कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत छोटा ही कंट्रोल है। दे रिजल्ट फ्रॉम इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, फेमाइन, साइक्लोन, लाइटनिंग, टॉर्नेडो एक्सेट्रा। अच्छा, लाइटनिंग में बीच में बहुत परेशान किया मैंने ना। लाइटनिंग को कभी भी ना बचपन से आज तक सीरियसली नहीं लिया था। आई यूज्ड टू थिंक भैया भगवान जी बस बीच बीच में आपको थोड़े से ना यूं आवाजें सुनाते रहते हैं, एक लाइट दिखा देते हैं, दैट्स इट। और मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग हुआ करता था व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। बट जब मैं बड़ी होने लगी एंड आई अंडरस्टूड कि लाइटनिंग से कितना इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली लास्ट ईयर की बात करो तो लाइट मतलब लास्ट ईयर क्या, आई गेस दिस ईयर ओनली, जब बारिश बहुत मतलब बुरे तरीके से हो रही थी एमपी में, इतनी लाइटनिंग इंस्टेंसेस हुए हैं, इतने ज़्यादा, मतलब हर कभी इतने वो आते रहते थे, मतलब ये बिजली कड़कती रहती थी, और इतने न्यूज़पेपर में आए थे कि कितने लोगों की मौत हो गई बिकॉज ऑफ दैट, कितने घर नष्ट हो गए बिकॉज ऑफ दैट। तब आई अंडरस्टूड कि भैया ये इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिफिकल्ट हो सकता है या फिर इतना ज़्यादा बेकार हो सकता है फॉर पीपल। सो यस, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा वो कर सकते हैं। टॉर्नेडो मैंने कभी देखा नहीं और मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। सच इवेंट्स में कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू द फर्म और दे में स्पॉइल इट्स गुड। ऐसे इवेंट से आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, लाइफ का लॉस हो सकता है, एंड फॉर दैट मैटर आपके गुड्स भी स्पॉइल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गुजरात अर्थक्वेक, सबसे पेनफुल अर्थक्वेक इन द इंडियन हिस्ट्री, गुजरात अर्थक्वेक caused irreparable damage not only to the business enterprises but also adversely affected the whole economy of the state। इसने ना सिर्फ लोगों के बिजनेसेस को खराब किया, लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, लेकिन पूरे स्टेट की इकोनॉमी को हिला के रख दिया था। आज तक मैं बोल रही हूँ इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे बुरा अर्थक्वेक हुआ था वो गुजरात में हुआ था, कच्छ एरिया में। फॉर एग्जाम्पल सुनामी आई थी, क्या बुरा हाल हुआ था। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख चुके हैं अपनी हिस्ट्री में। हमने देखा है इनका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा नेगेटिव रहता है, कितनी प्रॉपर्टी का लॉस, कितने इंसानों का लॉस और कितनी सारी चीज़ों का लॉस होता है इन सब चीज़ों की वजह से। सो यस, इंडीड नेचुरल फैक्टर्स भी एक रीज़न हो सकते हैं फॉर एक्सटर्नल रिस्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल फैक्टर्स। इसमें क्या क्या आता है? पॉलिटिकल फैक्टर्स में मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं मेरा खुद का, ओके। सो ये है आपकी पायल मैम, ये हैं कौन? आपकी पायल मैम। और मैं कहाँ रह रही हूँ? ऑब्वियसली आप सब जानते हैं मैं इंडिया में रह रही हूँ। ये है मेरा एक स्टूडेंट जो कि रह रहा है पाकिस्तान में। वैसे हम टीचर्स को अक्सर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान से मैसेजेस आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, और पाकिस्तान वालों से तो मुझे बहुत ज़्यादा ही आते हैं। और देयर इज़ द स्टूडेंट जो कि काइंड ऑफ मेरा छोटा भाई बन गया है। ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान और वो मुझे आप ही बुलाता है, और बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई मुझे आप ही बुलाता है। तो उसने मुझे एक दिन कॉल किया एंड ही वाज लाइक, आप ही हमारे यहाँ पे ना ये एक प्रोडक्ट है, फॉर से प्रोडक्ट का नाम है एक्स। ये एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसने मुझे एक आइडिया दिया कि आप ही हमारे यहाँ पे ये प्रोडक्ट एक्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और मैंने सुना है इंडिया में इस चीज़ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है।
तो आप क्यों ना बिजनेस शुरू कर लो, कब तक एमबी में जॉब करते रहोगे, आ जाओ बिजनेस शुरू करते हैं। सो मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैंने वो पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट की सप्लाई करना शुरू कर दिया। थोड़े से एरोज मैंने गलत बना दिया शायद, एरोज ऐसे बनेंगे और ऐसे, ठीक है। सो इंडिया में मैं रह रही हूँ और पाकिस्तान में रह रहा है मेरा एक स्टूडेंट, जिसने मुझे कॉल करके बोला कि आप ना एमबी की नौकरी छोड़ो, इसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं रखें, आप तो ये बिजनेस स्टार्ट करो एक्स प्रोडक्ट का, जो आपके नेशन में बहुत ज़्यादा होता है और हमारे नेशन में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हमारे नेशन में डिमांड बहुत है इस प्रोडक्ट की। मैंने बोला वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैंने बोला चलो साइड करो एमबी जॉब को, चलो अब हम करते हैं बिजनेस, हम बनेंगे बिजनेस वुमेन, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट किया मैंने उस एक्स प्रोडक्ट का, और बहुत ही आराम से, मतलब बहुत ही सारी फॉर्मेलिटीज वो करके कंप्लीट करके बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था। बहुत पैसा कमाया स्टार्टिंग में, बहुत पैसा, ठीक है। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मैंने स्टूडेंट को भी थोड़ा बहुत शेयर दे दिया उसका कि तूने वो आइडिया दिया था मुझे, सो यू डिजर्व अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ, फिर जो हमेशा होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कौन सा कलर ले हम, पिंक कलर लेते हैं, ठीक है। सो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अक्सर जो होता है वही हुआ, क्या, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने हमारे जवान मारे, हमने उनके जवान मारे, और गवर्नमेंट ने बोला अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेगा। बात नहीं करेगा मतलब ट्रेड तो कर ही नहीं पाएगा। फिर से पाकिस्तान इंडिया क्या हो गए, अलग अलग हो गए, और बोल दिया गया कि कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा दोनों नेशंस के बीच में, कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा दोनों नेशंस के बीच में। अब कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो बिजनेस कहां से चलेगा, सोच के देखो। यू रिमेंबर पास में ऐसा बहुत बार हुआ है, लाइक वहाँ के एक्टर्स हमारे यहाँ पे मूवीज़ बनाते थे आके, वहाँ के सिंगर्स हमारे यहाँ पे आते थे गाना गाने के लिए, लेकिन बाद में कई बार ऐसा होता था उनको प्रोजेक्ट आधा बीच में छोड़ के जाना पड़ता था। देयर वाज दिस वेरी फेमस कॉमेडियन वहाँ के, बहुत प्यारा बोलते थे, मतलब बहुत अच्छा बोलते थे, सबकी इतनी बढ़िया बेइज्जती कर लेते थे वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उन कॉमेडियन को अपना चलता हुआ शो जिसमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो छोड़ के जाना पड़ा जस्ट बिकॉज ही यूज्ड टू बिलोंग टू पाकिस्तान, और उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। सेम वे में देयर वाज दिस वेरी क्यूट गाय, जो कि एक मूवी में भी है सोनम कपूर के साथ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अगेन, बहुत प्यारा नाम है और बहुत क्यूट सा लड़का था, और इंडिया में काफ़ी फैन फॉलोइंग थी उसकी लड़कियों के बीच में, ठीक है, स्पेशली। तो वो भी एक प्रोजेक्ट कर रहा था, बट देन उसको भी छोड़ के जाना पड़ा जस्ट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। और कई बार ऐसा हुआ था, अदनान सामी जी को भी जाना पड़ता था, राहत फ़तेह अली खान सर को भी मौका नहीं मिलता था इंडिया आने का। अदनान सामी सर ने तो यहीं पे ही अपनी हमारी सिटीजनशिप ले ली, तो वो तो उनका पंगा सॉर्ट हो गया, लेकिन बहुत सारे फेमस सिंगर्स को इंडिया आने का मौका नहीं मिलता था जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सो ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मेरा बिजनेस भी क्या हुआ। यहाँ जो मुझे रिस्क उठाना पड़ा है, मतलब ऑब्वियसली मुझे पता था पाकिस्तान के साथ इफ आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है, देयर माइट बी अ चांस कि बिजनेस आगे चल के बंद हो जाए बिकॉज ऑफ द रेगुलर थिंग विच हैपेंस बिटवीन द टू नेशंस, राइट। सो यहाँ पे जो मेरे को यहाँ पे जो रिस्क मैंने उठाया वो कौन से नेचर का रिस्क है, पॉलिटिकल नेचर का रिस्क है। और अगर वो एक्चुअली वैसा हो जाता है और मुझे उसकी वजह से लॉस उठाना पड़ता, तो ये मेरा एक्सटर्नल रिस्क कौन से उसका होगा, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से अराइज हुआ होगा, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, किसी ऐसे नेशन के साथ इफ यू आर डीलिंग जिसके साथ इंडिया के रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, तो उसमें हम पॉलिटिकल रिस्क उठा रहे होते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब मोदी जी पावर में आए थे, जब मोदी जी पावर में आए थे तो बहुत सारे लोगों ने बोला कौन है ये, मुकेश अंबानी। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला था कि रामदेव बाबा और मुकेश अंबानी सर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस बना है, इनके फेवर में पॉलिसीज लाई जा रही हैं। ये क्या है,
सी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके फेवर में पॉलिसीज चल रही होती हैं और फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और फिर नई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज ले आती है जो कि आपके बिजनेस को एडवर्सली इंपैक्ट करती है, तो ये भी एक पॉलिटिकल रिस्क कहलाया जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट इन योर नेशन चेंज्ड, उनकी पॉलिसीज बदल गई, तो आपके बिजनेस को उसकी वजह से कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ा या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आए। ये पॉजिटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, हर फैक्टर की कैपेबिलिटी है कि वो पॉजिटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है, नेगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है। तो ऐसे में जैसे रामदेव बाबा जी, अंबानी जी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ऐसे में अगर मान लीजिए मोदी जी को हटा के अब हम किसी और की सरकार ले आते हैं तो और वो दूसरी पॉलिसीज ले आते हैं तो वहीं पे इनको नुकसान भी हो जाएगा। यू नेवर नो किसके साथ क्या हो रहा है। बाकी जो ग्रुप्स थे माइट भी उनको लॉस सफर करना पड़ रहा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीएसटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज जीएसटी में रेगुलेशंस इतनी सारी हैं, बट वहीं पे कुछ नेशंस को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है उस चीज़ का चलते हुए, कुछ फर्म्स को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है उसके चलते हुए। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि गवर्नमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से अगर आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट डलता है तो वो आपका पॉलिटिकल रिस्क कहलाया जाता है। चलो अब एक और ले लेते हैं। बहुत सारे नेताज हमने हमारे नेशन में देखे हैं, ठीक है, बहुत सारे नेताज हमने हमारे नेशन में देखे हैं जो कि ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हैं, जो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी निभाते हैं। जैसे मान लीजिए हिंदुओं को मुसलमानों से भिड़वा देंगे, पर टू बी ऑनेस्ट ना मुझे यहाँ पे ना ये नेता गलत नहीं लगते हैं। वाई आई एम सेइंग दिस, यहाँ पे मुझे ये लोग गलत लगते हैं जो किसी के कहने पे भड़क जाते हैं। यूजुअली जैसे सास बहू वाले सीरियल में बेटे को माँ से दूर कर देती है बहू, ऐसा दिखाया जाता है ना, बोलते हैं ना अक्सर कि जैसे ही लड़के की शादी होगी वो अपनी माँ से दूर हो जाएगा क्योंकि बहू उसको दूर कर देती है। अरे भैया फिर तुम्हारा लड़का किस काम का था अगर बहू के कहने पे वो तुमसे दूर हो गया तो? यहाँ पे मैं बहू की गलती तो मानूंगी नहीं, मैं तो गलती मानूंगी उस लड़के की जिसका प्यार अपनी माँ को लेके इतना कम था कि बहू के आते ही वो चेंज हो गया। सेम वे में यहाँ पे मैं इस पॉलिटिशियन की गलती नहीं मानूंगी, ये तो अपना उल्लू सीधा करेगा ही, पॉलिटिशियंस तो होते ही इसलिए, लेकिन तुम लोग आपस में भिड़े ही क्यों? तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं था? पर ठीक है, पॉलिटिशियन ने लड़वा दिया हिंदू मुस्लिम को। अब जब लड़ाई होगी तो उन्होंने बोला यहां लड़ना है और यहां पे तुम्हारी दुकान थी। अब बताओ किसका नुकसान हुआ? एक्चुअली ये लोग तो लड़ लिए, इन्होंने तो कर लिया अपना जो भी करना था, नुकसान किसका हुआ? सेम चीज हुई थी, आपने वर्ल्ड वॉर्स के बारे में सुना होगा, राइट? तो वर्ल्ड वॉर्स में क्या हुआ था, दो बहुत ही शाणे लोग थे, यहाँ पे यूएसए और यहाँ पे यूएसएसआर, जो कि बाद में बाइफिकेट होके रशिया और कुछ नेशंस में टूट गया, ठीक है। यहाँ पे यूएसए था, वहां पे यूएसएसआर था, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देखना ऐसे ही लोकेटेड है। इन लोगों ने प्लान किया कि चलो लड़ाई करते हैं, चलो भैया लड़ना है तुम्हें लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन्होंने लड़ाई पता कहां पे करी? यूरोप में आके। ये इधर से आए, ये इधर से आए, ये सिर्फ अपनी आर्मी लेके आए, वो सिर्फ अपनी आर्मी लेके आए, लड़ाई ये यहाँ पे कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ प्रॉपर्टी का लॉस होगा तो कहाँ होगा? कितनी शान पड़ती है इन दोनों नेशंस की, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की, कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का लॉस ना करवा के इस नेशन का लॉस करवा दिया, मतलब इस ग्रुप ऑफ नेशंस का लॉस करा दिया। जितना प्रॉपर्टी लॉस हुआ था, जितना वीरान अगर कोई एरिया हुआ था वो यूरोप का हुआ था, क्योंकि पूरी लड़ाई यहाँ पे लड़ी गई थी। ऐसे ही मान लो दो पड़ोसी हैं, उनके घर में एक और पड़ोसी का घर है और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वो बर्तन वर्तन फेंक रहे हैं, पत्थर वत्थर फेंक रहे हैं, तो वो बीच वाले पड़ोसी के घर जा रहा है। अब इसकी क्या गलती थी बेचारे की? छोटे छोटे नेशंस थे इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाए। सेम वे में यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई का इन्होंने जगह देखा तुम्हारे ऑफिस के पास, तुम्हारे बिल्डिंग के पास, तुम्हारे फैक्ट्री के पास या तुम्हारे व्हाटएवर के पास, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस किसका हुआ? तुम्हारा हुआ। तो ये भी कौन सा लॉस कहलाया जाएगा? दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल लॉस। तो ये पॉलिटिकल रिस्क की वजह से आने वाला, उत्पन्न होने वाला लॉस। So it says political factors have an important influence on the functioning of a business both in long and short run term. They result from political changes in a country like fall or change in the government
criminal violence or riots in the country, civil war as well as hostilities with the neighboring countries. जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिए ना वो सारे मेंशन है कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट बदल जाती है या फिर गिर जाती है अपनी पोजीशन से, क्रिमिनल वायलेंस हो जाता है या फिर दंगे फसाद होते हैं, सिविल वॉर हो जाता है या फिर नेबरिंग नेशंस के साथ हम हॉस्टाइल हो जाते हैं, मतलब नेबरिंग नेशंस हमारे हॉस्टाइल हो जाते हैं. Besides, changes in government policies and regulation may also affect the profitability of the position of an enterprise. गवर्नमेंट पॉलिसीज में या रेगुलेशंस में चेंजेस आने की वजह से भी आपको दिक्कत हो सकती है. फॉर इंस्टेंस, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी, एनुअल अनाउंसमेंट ऑफ द बजट अमेंडमेंट्स टू वेरियस लेजिस्लेशन एक्सेट्रा में एनहेंस और रिड्यूस द प्रॉफिट्स ऑफ द. जैसे आपने देखा होगा हर साल जब बजट आता है हर कोई उसे बैठ के आराम से देखता है. स्टूडेंट्स इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्हें समझना होता है कि चीज़ें हो क्या रही हैं नेशन में, और जो दुकानदार होते हैं वो इसलिए देखते हैं कि उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट में कौन सी पॉलिसीज लाई गई हैं, कौन सी नई चीज़ें लाई गई हैं. तो वही चीज़ है कि हर साल जो बजट में चेंजेस लाए जाते हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर्स ही कहलाए जाते हैं. ये किसी भी बिजनेस को रिड्यूस भी कर सकते हैं उसके प्रॉफिट को या फिर एनहेंस भी कर सकते हैं. हर एक जो चीज़ होती है, हर एक फैक्टर जो होता है उसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, वॉर टेंशन बिटवीन एनी टू नेशन इन द ईयर 1977 विद द चेंज इन द पॉलिटिकल पावर इन द कंट्री चेंज द पॉलिसी फॉर एमएनसीज इन द कंट्री. वॉर टेंशन की बात करें, बोले 1977 में जब पॉलिटिकल पावर में चेंजेस आए थे और उस दौरान एमएनसीज की पॉलिसीज़ में भी काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए थे जिसकी वजह से हर नेशन को अलाउड नहीं था यहाँ पे एमएनसी खोलना, या हर नेशन को मौका नहीं दिया था यहाँ पे एमएनसी खोलने का. और लास्ट है हमारा चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हम एग्जाम्पल लेते हैं. हम एग्जाम्पल लेंगे कोविड एरा का. ठीक है, जो प्री कोविड पीरियड था, मतलब जब कोविड एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, तो फास्ट फूड कितना ज्यादा खाया जाता था, कितना ज्यादा पसंद किया जाता था. राइट, पता है आपको कोविड से पहले फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था. लाइक आई रिमेम्बर मी एंड माई ब्रदर, हम लोग तो मतलब क्रेजी होते हैं इन सब चीज़ों के पीछे. ठीक है, तो एक दिन ऑफिस से जाते हुए मेरा मन होता था फास्ट फूड खाने का, तो मैं पैक करा के घर ले जाती थी. अगले दिन मेरे भाई का मन होता था तो वो ऑफिस से आते हुए पैक करवा के ले आता था. तो इन अ वे देखा जाए तो हमारे पूरे दिन में एक मील तो हमारी फास्ट फूड हुआ ही करती थी पूरे हफ्ते. संडे को छोड़ दो, संडे को हम प्रॉपर बाहर जाके ही डिनर लंच किया करते थे. ठीक है, तो फास्ट फूड हमें बहुत ज़्यादा पसंद था. लेकिन जब कोविड हुआ और पता लगा कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपके बॉडी पे इतना इम्पैक्ट डाल रही हैं. वाई? क्योंकि आपने अपना पूरा पेट भरा हुआ है फास्ट फूड से. मतलब आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं है, प्रोटीन नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है. सिर्फ फास्ट फूड, वो जो बर्गर तुमने खाए हुए हैं ना, पैटीज तुमने खाई हुई है, वही जमा है कहीं ना कहीं, उसकी वो परत एक लग गई है. तो कोविड में लोगों ने रियलाइज़ किया कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या चीज़ गलत कर रहे थे. और फिर मैक्सिमम लोगों ने डिसाइड किया कि अब बाहर का खाना थोड़ा कम करेंगे. ठीक है, फास्ट फूड थोड़ा कम करेंगे, ऑर्गेनिक खाना ज़्यादा शुरू करेंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे. ठीक है, तो कोविड से पहले फास्ट फूड बहुत ज़्यादा चला करता था, बहुत ज़्यादा खाया जाता था. लेकिन कोविड के बाद लोगों ने फास्ट फूड कम कर दिया. अगर बाहर जाके भी खाते हैं तो थोड़ा ऐसा खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन एडेड होते हैं. ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, डिफरेंट सैलेड्स खाते हैं और स्टफ. सो कोविड के बाद लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हुआ, चेंज हो गया, जो कि पहले कुछ और हुआ करता था. मानते? चलिए फिर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे पहले के ज़माने में लोगों को फॉर से लॉन्ग स्कर्ट्स बहुत पसंद हुआ करती थी. लड़कियों को लॉन्ग स्कर्ट्स बहुत पसंद हुआ करती थी. लेकिन आजकल मैंने देखा है उन्हें पेंसिल स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, डेनिम स्कर्ट या फिर ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं.
तो पहले जहाँ पे बिक्री लॉन्ग स्कर्ट्स की ज़्यादा हुआ करती थी, वहाँ पे अब इन सब चीज़ों की बिक्री ज़्यादा हुआ करती है। अगेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या हुआ है, डिफरेंस हुआ है। मानते हैं? टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या हुआ है, डिफरेंस हुआ है। और एक आधा और एग्जाम्पल अगर हम लें इसमें तो चलिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फॉर से बुक्स का। पहले हम सबको प्रॉपर पेपर वाली बुक्स, फिजिकल बुक्स जो होती हैं वो खरीद के पढ़ना पसंद हुआ करती थी, राइट? पहले हमें फिजिकल बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करती थी। बट फिर हमारे पास टैब्स आ गए, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, जिसमें विद अ सिंगल क्लिक वी कैन डाउनलोड द होल बुक और हम आराम से उसे पढ़ सकते हैं। पहले मेरे को आज भी फिजिकल बुक्स में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जब मैं फिजिकल बुक्स लेने जाती हूँ तो वो 400-500 रुपए की मिलती हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक मिल जाती है और वो भी सिंगल क्लिक पे। तो ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सी पड़ी, उसी टाइम मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी, पता नहीं कब डिलीवर होगी, या फिर आपको मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ आपको बस कुछ नहीं करना, घर पे बैठना है, वाईफाई ऑन करना है, डाउनलोडिंग, मतलब एक वेबसाइट है उस पर आपको सारी बुक्स मिल जाती है। मैं उसका नाम नहीं बोलूँगी क्योंकि प्रमोशन थोड़ी ना करना है हमें, ठीक है? उस वेबसाइट पर आप जैसे ही जाओगे आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। आप क्लिक करो, डाउनलोड कर लो, क्लिक करो, डाउनलोड कर लो और आराम से बैठ के पढ़ते रहो। नुकसान थोड़ा ये हो जाता है कि जब आपके पास सिंगल फिजिकल बुक होती है ना तो आप उसी को पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे जब आपके पास 100-200 बुक साथ में होती है ना तो किसी दिन आप कोई पढ़ने लग जाते हो, किसी दिन आप कोई पढ़ने लग जाते हो और पुराने वाली स्टोरी पूरी उड़ जाती है। मेरे पास जब फिजिकल बुक्स हुआ करती थी ना, मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ दी थी पढ़ने के लिए, तो मैं एक बुक ही हमेशा पढ़ती थी, ठीक है? मतलब उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन जब मैंने डाउनलोड की ना तो मैंने आई गेस 10-12 एक साथ कर ली थी। तो किसी दिन मैं कोई खोल के बैठ जाती, किसी दिन मैं कोई खोल के बैठ जाती, वो फिजिकल वाली पूरी कंप्लीट हो गई, लेकिन ये वाली अभी भी आधी आधी बची हुई है। और जबकि बहुत टाइम हो गया मुझे ये सारी बुक्स मतलब खोले हुए, स्टार्ट किए हुए। सो यस, यहाँ पे भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हुआ है, चेंज हो गया है लोगों का, ठीक है? सो लोगों का जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाता है, ये भी एक फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि भैया इस पर्टिकुलर बिजनेस में रिस्क कितना छुपा हुआ है। और अगेन इस चीज़ पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। टेस्ट चेंज विद द चेंज इन द डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जैसे ही डायनामिक्स चेंज होते हैं उसी प्रकार से उन लोगों के टेस्ट भी बदलने लग जाते हैं। अर्लियर देयर वाज अ प्रेफरेंस टू ईट मोस्ट ऑफ द टाइम एट होम एंड फास्ट फूड्स आर अननोन, बट नाउ इट इज देयर हैज़ बीन अपसर्ज ऑफ फास्ट फूड आउटलेट्स ऑल ओवर द कंट्री। इन्होंने बुक थोड़ी तुम्हारी जो है ना वो पुराने किस्म की है, उसमें ये दिया हुआ है कि पहले लोगों को घर में खाना पसंद हुआ करता था, लेकिन अब ज़्यादातर लोग बाहर खाते हैं, विच इज़ ट्रू, ठीक है? कोविड के बाद की सिचुएशन में आपको बता रही हूँ कि फिर से चेंजेस आए हैं, तो कोविड वाला अभी इन्होंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं किया अपने बुक्स में। बट हाँ, एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं है लोगों ने बाहर बिल्कुल खाना बंद कर दिया। जब देवर श्योर कि हाँ अब कोविड दोबारा नहीं आने वाला है तो लोगों ने फिर से बाहर जाना शुरू कर दिया है। तो सेम पैटर्न पे आते जा रहे हैं, लेकिन बाहर जाके नाउ-अ-डेज पीपल आर ईटिंग मोर हेल्दी ऑप्शन, मतलब दे आर लाइक टेकिंग मोर हेल्दी ऑप्शंस विद देम। सो ऐसा चीज़ है, ठीक है? दस बिजनेस रिस्क टेक्स अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, इसलिए बोला जाता है बिजनेस रिस्क में बहुत वेराइटी है और इतनी सारी वेराइटी तो आपने खुद ने ही पढ़ ली है। In order to face such risks successfully, every businessman should understand the nature and causes of these risks as well as the various measures which must be taken in order to minimize them. इसलिए किसी भी बिजनेसमैन को अगर रिस्क को अच्छे से मैनेज करना है या फेस करना है तो उसे सारे नेचर के रिस्क को अच्छे से समझ लेना चाहिए, उनके जो कॉजेज होते हैं उन्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए और उनके अगेंस्ट क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए। रिस्क आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर सोसाइटी, रिस्क हमारी सोसाइटी में हर जगह प्रेजेंट है। An entrepreneur should not disappoint looking into all these risks like a phoenix bird which rises from its own ashes. Every entrepreneur also is sure to come out successfully faced. Okay, so basically they are saying is कि रिस्क से आपको डर के साइड में नहीं बैठ जाना चाहिए, आपको उस रिस्क को फेस करना चाहिए, सक्सेसफुली आप उसको बीट करके आगे निकलो, ये आपका मेन इंटेंशन होना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर्स वही बनते हैं जो ऐसा कर पाते हैं, ठीक है? सो दैट वाज इट। ये पर्टिकुलर वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। हमने इंश्योरेबल रिस्क पढ़ा था, नॉन इंश्योरेबल रिस्क पढ़ा था, इंटरनल रिस्क पढ़ा जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक्सटर्नल रिस्क पढ़ा जिसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी। नाउ आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए या फिर पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, गेट नोट्स फ्रॉम हियर करके, वहाँ पे जाके आप परचेज कर लीजिए। प्रीवियस वाला वीडियो या फिर नेक्स्ट वाला वीडियो अगर आपको देखना है तो उनके लिंक इंडिविजुअली मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ पे मेंशन है। बट अगर फिर भी आपको कोई वीडियो नहीं मिल पा रही है, कोई टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप जाइए गूगल पे टाइप करिए magnetbrains.com। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपको ये वेब पेज खुला हुआ दिखेगा। वेब पेज में आपको जाना है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में, जिसमें CBSE K-12 इंग्लिश में आप जाएंगे, उसमें आप क्लिक करेंगे क्लास 11 में। क्लास 11 में देयर विल बी सम टीचर्स जो आपको दिखेंगे फर्स्ट लाइन में, उनको आपको इग्नोर करते हुए सेकंड लाइन में जाना है, जहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के टीचर मैं जो हूँ वो आपको दिखाई दे जाएंगी। आपको वॉच नाउ पे क्लिक करना है। वॉच नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सीक्वेंस में सारी वीडियोस दिख जाएंगी, हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं, हर लेक्चर की ड्यूरेशन क्या है, वो सारी आपको पता चल जाएगी। एंड जो भी लेक्चर आपको देखना हो आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है आपको 100% फ्री एजुकेशन। तो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाइए, मस्ती से, आराम से, मज़े से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए, और खुद भी प्राउड फील कीजिए, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराइए और हम टीचर्स को भी प्राउड फील कराइए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।